बाजार में है बेहतरीन तेजी का माहौल। दिन के ऊपरी स्तरों पर 14,800 के पार निकलता हुआ निफ्टी आखिरी 1.5 घंटों में मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली। और क्या करें आप कल की तैयारी और कहां है अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के मौके रहेगा, इसी पर फोकस आखिरी 1.5 घंटे में। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अगर 2 दिन में डाउ 550 अंक उछल चुका है तो निफ्टी ने भी 500 अंकों की दौड़ दिखा दी है। अब क्या एक्शन रहेगा और कहां पर रखनी है नजर, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। सर, सबसे पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। दीपा, बेहतरीन तेजी बाजार में बनती हुई दिख रही है। दिन की ऊंचाइयों पर बाजार पहुंचते हुए दिख रहे हैं। ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ निफ्टी 14,800 के ऊपर, सेंसेक्स में 1000 अंकों का दमदार उछाल और बैंक निफ्टी लगभग 550 अंक अब मजबूत होता हुआ फिर से यहाँ पर भी रफ्तार बनती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट और मीडिया को छोड़ दे तो सारे सेक्टर अभी ऐसे हैं जो हरे निशान में और खरीदारी दिखाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान आता दिख रहा है मेटल शेयरों से और उसके बाद आईटी शेयरों से। ये दोनों ही इंडेक्स 3-3% मजबूत है। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 में मेटल शेयरों से और उसके बाद आईटी शेयरों से। ये दोनों ही इंडेक्स 3-3% मजबूत है। डॉलर के मुकाबले रुपया 3 महीनों के निचले स्तरों पर, और ऐसे में एक्सपोर्ट करने वाली आईटी कंपनियों के लिए काफ़ी दमदार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ हैं। 2 दिनों की अमेरिका की शानदार तेजी के बाद डाउ फ्यूचर्स अब भी 60 अंक मजबूत है और यूरोप में आधा से 1% तक की मजबूती के साथ ट्रेड होता दिख रहा है। यानी कि दमदार ग्लोबल संकेत और दमदार लोकल एक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सामने आखिरी 1.5 घंटे के लिए है। दी बिल्कुल सर, तो ग्लोबल फैक्टर्स, लोकल फैक्टर्स दोनों ही बाजार की तेजी में कर रहे हैं कंट्रीब्यूट और जबरदस्त एक्शन बनाए। इस एक्शन में सर सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आज लंबे समय बाद ओपनिंग पर जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये बाजार सही लेवल्स पर है खरीदारी के। निफ्टी पे 2 टारगेट दिए थे, 14,700, 14,800 दोनों आते हुए दिखे। आज के 2000 में बैंक निफ्टी पे ढेर सारे टारगेट दिए थे, जिसमें से पहले 3 टारगेट्स तो आते हुए दिखे और अब 34,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी ने नजर बनाई है। तो पहले तो जो इंडेक्स के लेवल्स दिए थे वो अचीव होते हुए दिख रहे हैं। अब व्यू बताएं सर, ये और एक्शन बढ़ते हुए देखते हैं आने वाले 1.5 घंटे में। दीप, असली तेजी ही ये है जो आपको स्क्रीन पर होती हुई नजर आए। देखिए, उम्मीद सबको ये थी कि 14,750, 14,800 कहीं खुलेगा निफ्टी, जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था, लेकिन उसके मुकाबले खुला 14,625 के आसपास। और वहाँ खुलते ही हमारा ये मानना था कि जहाँ खुले वहीं खरीदारी कीजिए, और वहाँ से पहले मेहनत मशक्कत करके 14,700 तक पहुँचे, उसे पार किया और उसके बाद 14,700 को पार करने के बाद 14,800। और स्पेशली आज के सेशन में सबसे बड़ा पड़ाव 14,775, 14,800 की रेंज को पार करना है, क्योंकि ये एक मैं कहूँ कि 14,264 का लो बनाकर अगर जिन बाधाओं को आपको पार करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें पहली 14,550 के आसपास की बनती थी, दूसरी 14,775 के आसपास की बनती है और तीसरी 14,950, 975 के आसपास बनती है। तो ये दूसरी बाधा पार करने के बाद अब सीधा आपका अगला टारगेट निफ्टी के लिए जो बनता है वो 14,875 से पहले का है नहीं, यानी कि यहाँ से भी लगभग 40-50 पॉइंट की जगह निफ्टी में और है। और 14,875, 14,950 वो रेंज है जो फाइनल टारगेट एक बार की बनेगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वहाँ से फिर हम आगे डायरेक्शन तय करेंगे कि फिर से करेक्शन के बाद वहां से ऊपर जाना है या नीचे होना है। लेकिन एक बार 14,875, 14,950 की रेंज तक का एक रास्ता खुलता हुआ दिखा है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि बैंक निफ्टी ने उतनी तेजी नहीं दिखाई, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है मजबूत होने की। 14,950, माफ कीजिएगा, 33,950, 34,000 ये टारगेट जो थे बैंक निफ्टी के लगभग वो हासिल हुए 33,977 तक, और उसके बाद हल्का सा नीचे आया है, लेकिन अब भी 33,850 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि बचे हुए समय में तेजी बनेगी। तेजी की लीडरशिप निफ्टी से आएगी, अगर कमजोरी हुई तो कमजोरी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी। ये ध्यान में रखें। जो ताकत है इस वक्त दोनों इंडेक्स में, उसमें लीडरशिप की ताकत निफ्टी में है, और निफ्टी में लीडरशिप की ताकत है 2 वजह से, मेटल और आईटी। ये दोनों ही सेक्टर जिसके स्टॉक्स आपके इंडेक्स में हैं और ये तगड़ी एक्शन के साथ, तगड़ी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो चौतरफा खरीदारी है, निफ्टी के लगभग सारे सेक्टर लीडर्स ऐसे हैं जो हरे निशान में। तो मेरा ये समझना है कि अब भी यहाँ से निफ्टी में 40-50 पॉइंट की जगह कम से कम और है, और अगर 14,950 तक इस पूरे एक्शन में बाजार पहुँचे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, 14,875, 14,950 इस रेंज में हल्की प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वापस इंतजार करेंगे। और इसीलिए दीप, बैंक निफ्टी में भी जब 33,950, 34,000 की रेंज में पहुंचा तो हमारा यही कहना था कि यहाँ पर आप 75% प्रॉफिट बुक करिए और वापस से नीचे का इंतजार कीजिए। वो मौका नीचे का बैंक निफ्टी ने वापस दिया भी है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी में रहे,
कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं, और बाकी तो 2:30 बजे मैं आपको डेटा में बताऊंगा। लेकिन डेटा से पहले इतना कह सकता हूं, बाजार में आज का ट्रेड पिछले कई दिनों में कम से कम 2-3 हफ्तों में सबसे मजबूती भरा ट्रेड रहा है, जहां पूरी की पूरी तेजी आपको मजबूती से स्क्रीन पर होती हुई दिखी है, हर एक लेवल से खरीदारी होती हुई दिखी है। जी दीप। बिल्कुल सर, और जबरदस्त एक्शन है। डेज हाई पर है बाजार, 14,850 पर निफ्टी आ रहा है और 33,900 पर बैंक निफ्टी। एक बार देख लेते हैं आज अनिल जी ने क्या सलाह दी थी। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ही जबरदस्त एक्शन और टारगेट्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं आपको। मेरा ये समझना है, जहां खुल रहा है 14,625 के आसपास, यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। आपका पहला टारगेट 14,700 का तो हो गई, और फिर 14,700 से 14,800 के रेंज में थोड़े 25 पॉइंट पर हर ऊपर के टारगेट हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 33,600 पर भी खरीदिए, और उसके बाद 33,375 आता है तो और ऐड कीजिए, चिंता मत कीजिए। टारगेट जो आपके लिए बनेंगे, पहला टारगेट होगा 33,800 और 33,850 का, और उसके बाद के 2 टारगेट होंगे वो 33,950 और 34,000 का। निफ्टी पर भी जो हम बात लगातार कर रहे हैं कि यहाँ से भी जहाँ खुले वहीं खरीदिए। 14,625 पर 14,700 आ चुका है, 725 आ चुका है, 750 आ चुका है, 775, 800 के बेहद करीब पहुंचा हुआ। और बैंक निफ्टी आज के 2000 में जो हमारी खरीदारी की राय थी, 33,950, 34,000 ये अगला टारगेट था। 33,950 का टारगेट आपकी आंखों के सामने इस वक्त, और 34,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी। जबरदस्त एक्शन मार्केट्स में टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। डेज हाई पर हैं बाजार और रफ्तार पकड़ने के लिए हैं तैयार। इस रफ्तार में कहां बन रहे हैं ट्रेडिंग के मौके? आइए सबसे पहले चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित के सुपरहिट। आफ्टरनून शो का पहला बिगुल सुमित जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं कहां देख रहे हैं मौका? गुड आफ्टरनून दीपांशु, सुबह की एकदम दमदार तेजी के बाद अब मेरा मन कर रहा है स्टॉक लेने को, और वो स्टॉक का नाम है मन इंफ्रा। मन इंफ्रा का भाव चल रहा है 40 रुपए 80 पैसे, 41 रुपए। मन इंफ्रा के अंदर पिछले 11 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। पिछले 2 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस हो रहा है, और वैसे भी ये स्टॉक एक ओवरऑल तेजी का ट्रेंड के अंदर में है। तो एक गिरावट, एक करेक्शन के बाद अब वापस से यहां से तेजी का शुरुआत हो रहा है। एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और यहां से अच्छे टारगेट्स के लिए यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 38 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 44 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 46 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। मन इंफ्रा में 38 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 44 से 46 के टारगेट्स के लिए। मन इंफ्रा में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए आती है। आइए अब 2 बिगुल बैक टू बैक। पहला है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और उसके बाद कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आ रही है एक एल्गो ट्रेड की रिकमेंडेशन भी। तो कुणाल जी, राकेश जी का चार्ट कॉर्नर भी, और वागले साहब का वंडर भी। वागले साहब कीजिए आप शुरुआत। आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। मुझे बाय करना है माइंडट्री। मुझे आईटी में स्ट्रेंथ दिख रही है। माइंडट्री आउट परफॉर्म कर रहा है। 208587 का भाव है, यहाँ पर ले 2080 तक नीचे आएगा, ऐड करें। 2058 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 2130 2140 ये मेरा टारगेट होगा। मुझे लगता है कल तक आना चाहिए। ओके तो माइंडट्री में खरीदारी करने की राय, और माइंडट्री में ही खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी एल्गो ट्रेड के तौर पर बताएं सर। अनिल जी, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। वागले जी सब कुछ बोल चुके हैं। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बहुत ही दमदार ब्रेकआउट आ रहा है, और माइंडट्री लगातार अपने सारे बाकी आईटी स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म करता रहा है। तो अनिल जी, अभी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 2000 के ऊपर, बाय करके चले। 2041 पर हमारा स्टॉप लॉस है, 2041 पर। पहला टारगेट 2125 रुपए पर, 2125 पर। दूसरा टारगेट 2200 रुपए का, 2200 का अग्रेसिव टारगेट है, वो भी माइंडट्री में आता हुआ दिखेगा। तो बाय करने की हमारी राय।
बिल्कुल, तो माइंड ट्री पसंद आ रहा है वागले साहब को, माइंड ट्री पसंद आ रहा है राकेश जी, कुणाल जी को। नजर रखिए, कैश में ले सकते हैं, फ्यूचर्स में चाहे फ्यूचर्स में ले लीजिए, पर दमदार एक्शन आपको दिखेगा। आईटी स्टॉक्स आज जबरदस्त तेजी में है, तो यहां पर हम रखेंगे नजर। आने वाले समय में थोड़ा और आईटी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कौन से इवेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं, इस हफ्ते छोटा ही हफ्ता है वैसे ट्रेडिंग के लिहाज से, कौन से हैं इवेंट्स? गुड आफ्टरनून दीपांशु। हफ्ता जरूर छोटा है लेकिन इवेंट्स भरपूर हैं। आज इंसेक्टिसाइड्स इंडिया बायबैक पर बोर्ड बैठक होने जा रही है। जेट एयरवेज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की 21वीं बैठक पर हमारा फोकस है। साथ ही कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे होने वाली है, इस पर भी नजर रहेगी। कल निफ्टी 50 में गेल की जगह टाटा कंज्यूमर की एंट्री होगी। वहीं निफ्टी बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा की जगह ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा ट्राई के नए एसएमएस नियमों के पालन की डेडलाइन जो है वो कल यानी कि 31 मार्च है। विवाद से विश्वास योजना के तहत पूरी रकम चुकाने की अंतिम तारीख भी कल 31 मार्च होगी। 1 अप्रैल का दिन यानी शुक्रवार का दिन ढेर सारे इवेंट्स हैं। तो मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। मारुति एस्कॉर्ट्स, हीरो मोटो अपने दाम बढ़ाएंगे। गाड़ियों में फ्रंट एयरबैग अनिवार्य हो जाएगा। सबसे पहले ये जानकारी जी बिजनेस ने व्यूअर्स को दी थी। गैस की कीमतें बढ़ेंगी। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू होगी। आरती ड्रग्स पर फोकस रहेगा। 1000 रुपए प्रति शेयर के बायबैक की रिकॉर्ड डेट होगी 1 अप्रैल। वहीं अदानी पोर्ट सब्सिडरी ब्राह्मी का कंपनी में विलय होता हुआ दिखेगा। ठीक इसी की तरह एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर भी नजर रखिए। श्री लक्ष्मी मेटल्स उद्योग और अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स का कंपनी में विलय होता हुआ दिखेगा। महाराष्ट्र रियल एस्टेट में स्टैंप ड्यूटी पर जो 2% की छूट थी वो खत्म हो जाएगी 1 अप्रैल से। साथ ही कमोडिटी बाजार में प्री एक्सपायरी मार्जिन लागू होते हुए दिखेंगे। ओपेक प्लस देशों की बैठक 1 अप्रैल को होने जा रही है और साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू होती हुई दिखेगी 1 अप्रैल से। ओके, तो ढेरों इवेंट है, एक्शन पैक्ड दिन है हमारे सामने। अब आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस नजर रखेंगे इन सभी इवेंट्स पर आइए आज कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं बाजार खुलने के बाद, ये जान लेते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी रिफ्लेक्स इंडिया और लिंडे इंडिया के लिए, कि सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि सरकार ने हाइड्रोजन इकोनॉमी पे रोड मैप जो है उसका काम शुरू कर दिया है और कैबिनेट सचिव ने गुरुवार को हाइड्रोजन इकोनॉमी पे उच्च सचिव बैठक जो है वो बुलाई है। तो इसका इम्पैक्ट इन दोनों स्टॉक्स में देखने मिला। अच्छी खासी तेजी है आज। टाटा पावर, यहाँ पे गुजरात ऊर्जा विकास निगम से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। 60 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। इंटेलेक्ट डिजाइन, कॉन्सेंट्रा बैंक से डिजिटल सर्विस के लिए इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल 5 अप्रैल को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर के ऊपर विचार किया जाएगा। एल्केम लैब्स, एबीसीडी टेक्नोलॉजीज में 40 करोड़ के आसपास का निवेश जो है ये कंपनी करने वाली है। पार्टनरशिप इंटरेस्ट के लिए डील की गई है। एल&टी कंपनी को कई सारे कंस्ट्रक्शन ऑर्डर मिले हैं। करीब 1000 से 2500 करोड़ के रेंज में ये ऑर्डर मिले हैं। और सबसे आखिरी में बेल कंपनी ने सल्फर रिकवरी यूनिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीता है। आईओसी से कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी को मिला है। तो ये है आपके लिए ये सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज है एक्शन भरपूर। एक्शन ढेर सारे स्टॉक्स में भरपूर है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब की आवाज़ तो आप सुन ही चुके हैं। सुमित जी भी अपनी कॉल शुरुआत में दे चुके हैं। नितिन जी, विश्वेश जी और हमारे साथ जुड़ी चुके हैं और चोपड़ा साहब भी आने की तैयारी में। आप सबका स्वागत है। स्टॉक सेक्शन में उन्हीं पर ली जाए राय। यूपीएल, नितिन जी जरा इसके चार्ट देखिए, वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए। 6% की दमदार मजबूती इस स्टॉक में अब होती हुई दिख रही है। बहुत ही तेजी से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब क्या लेवल्स इसके लिए रखे जाएं, बताएं। जी, नेक्स्ट लेवल 640 का है और जिसके आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 दिनों में जब रोल ओवर्स हो रहे थे उसके बाद इसमें एक अच्छा बाउंस आ रहा है और 640 एक रेसिस्टेंस है और वो ब्रेक होने के भी चांसेस हैं। तो फर्स्ट जो टारगेट यहाँ से रहेगा 640 का रहेगा। 640 के ऊपर 660 के रहेंगे और स्टॉप लॉस जो आपका बनेगा वो 605 के बनेंगे। तो 5 के स्टॉप लॉस से 640 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें अगर आपकी पोजीशन बनी है तो। मिड कैप आईटी शेयरों में जो एक्शन है वो जबरदस्त बनता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर है और वो है एम्फेसिस। विश्वेश जी, 5% मजबूत 1730 के आसपास, इसके चार्ट पर डालिए नजर।
देखिए अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक बहुत ही क्रिटिकल रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1600 से 1750। अभी 1720 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 1740 1760 तक जा सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है, तो ये रेंज का वेट करना चाहिए। आज हम माइंट्री में जो ब्रेकआउट देख रहे हैं, अगर उस तरह का ब्रेकआउट आता है जो 1750 के ऊपर आएगा, तभी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। इस वक्त मेरे हिसाब से अभी भी रेंज में ही है। तो ये है आपके राय एम्फेसिस पर इस वक्त। कोफोर्ज वागले साहब, आपका फेवरेट शेयर, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती है, 3000 की तरफ बढ़ता हुआ। इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? नहीं जी, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। इनफैक्ट मेरे पास दो चॉइस थे, माइंट्री या कोफोर्ज। कोफोर्ज में प्रॉब्लम एक ही है कि फाइनेंशियल्स मैच नहीं होंगे, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बैठेगा, स्टॉप लॉस 28 80 वगैरह होगा, जो लगभग 70-80 रुपए नीचे है, तो इसके लिए मैंने कोफोर्ज छोड़ा। माइंट्री का पैटर्न कोफोर्ज से बेटर, लेकिन कोफोर्ज भी मुझे सूनर देन लेटर 3000-3050 तक जाते हुए दिखता है। ओके, 3000-3050 तक जाने की तैयारी कोफोर्ज की भी होती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है वागले साहब की राय। इस वक्त बढ़िया एक्शन इस स्टॉक में भी आता हुआ आपको नजर आएगा। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो और एक्शन में आते दिख रहे हैं और तेजी भी बढ़िया होती हुई दिख रही है। दीपक नाइट्राइट, ये एक और शेयर है जहां पर बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड होता दिख रहा है। कुणाल जी, इसके चार्ट देखिए। अनिल जी, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट हैं दीपक नाइट्राइट के। स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता आया है और पिछले कई दिनों का कंसोलिडेशन आज के ट्रेड में पूरा होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने अभी 1600 रुपए के लेवल्स को पार किया है, जो कि एक क्रिटिकल हर्डल थी शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। तो वापस से अनिल जी इसने अपनी चाल पकड़ ली है और वापस से नए हाई स्टॉक बनाएगा। तो जो पहले से निवेशित हैं वो तो बिल्कुल बने रहें। नई खरीदारी भी अगर आज इसमें इन्हीं लेवल्स के आसपास बंदी हो जाती है जहां अभी चल रहा है, तो बिल्कुल बाय करके चलें। 1600 का एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे स्टॉक 1750 1800 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करने की राय। बिल्कुल इन स्तरों पर आप बाय करके चलें। दीपक नाइट्राइट पर रखनी है नजर, जिस तरह से इस काउंटर पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस, इस पर क्या करना चाहिए, इस पर भी एक बार राय ले लेते हैं। सुमित जी, इन्फोसिस पिछली बार हमने देखा था ये 1400 के लेवल्स पर आया था और वहीं से स्टॉक रिवर्स हुआ था। आज फिर से 1400 का लेवल इसने हिट करा है। अब क्या राय है इन्फोसिस पर? क्या यहां पर रेजिस्टेंस देख रहे हैं या फिर इसके ऊपर जाने की संभावना है? पूरा का पूरा आईटी सेक्टर दीपांशु इंडेक्स को ऊपर खींच रहा है। 350 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। मेजर कंट्रीब्यूशन आईटी स्टॉक्स में से आ रहा है। आईटी स्टॉक्स में से इन्फोसिस, टीसीएस सभी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। सबसे पहले इन्फोसिस 1400 के ऊपर अभी ये आ चुका है। रिसेंट के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, जो कि 1380-85 के आसपास के थे। तो मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 1400 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं, 1400 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर इन्फोसिस यहां से 1440 से लेकर 1450 तक का अपसाइड मूव जल्दी दिखाएगा। पोजीशंस होल्ड करें। जिस तरह का आईटी सेक्टर में मूव आ रहा है, ये स्टॉक्स इतनी जल्दी रुकेंगे नहीं। एक अच्छा अपसाइड मूव अब यहां से और देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां से और अच्छी अपसाइड दिखा सकते हैं दोनों दिग्गज। टीसीएस, इन्फोसिस एक्शन में है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज नजर रखिए उस काउंटर्स पर। और मिड कैप आईटी तो लगातार पिछले कई दिनों से तेजी में है और आज फ्रेश खरीदारी के आपको संकेत दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, विश्वेश जी इस पर नजर डालिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज दोनों ही नजर में रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में बदलाव होने वाले हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एंट्री होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा बाहर होगा, पर एक्शन में दोनों आ रहे हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा तो 2.5% ऊपर है इस समय। क्या चल रहा है इस चार्ट पर? देखिए दीपांशु, एक चीज समझनी होगी कि आज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट समवेयर मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी के साथ साथ जो उसके कंपोनेंट स्टॉक्स है उनमें भी एक पुल बैक जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर्टिकुलरली 73 के आसपास है। 75 अगर आप देखेंगे तो लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन का कंसिस्टेंटली हाई है और वहीं पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है 61 लाख शेयर का। तो मुझे लगता है कि 75 के ऊपर निकलने की वेट करनी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि जो 97 to 70 का जो फॉल आया था उसका सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं 75 की निकलने की वेट करूंगा फ्रेश खरीदारी करने के लिए। ओके, तो नजर रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर, आपको बढ़िया एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। भारतीय बाजार तो जबरदस्त एक्शन में है ही। 2 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छी तेजी है। हालांकि एक परेशानी वाले संकेत आते हुए दिखा है, जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स पर 2 दिनों से प्रेशर है और साथ ही बाजार में एक कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है। हालांकि एक्शन पर इतना इंपैक्ट अभी तक तो नहीं दिखा है। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए कि यूएस के एक हेज फंड में ऐसी क्या परेशानी हुई है जिसका प्रभाव या असर
बाजार के मूड सेंटिमेंट पर पड़ सकता है। वरुण बताइए क्या चल रहा है यूएस में? डेफिनेटली, दरअसल दीप देखिए, यूएस में एक हेज फंड है जिसने डिफॉल्ट कर दिया है। अब इस हेज फंड का नाम आप पहले तो समझिए, ये है आर्केगोस कैपिटल नाम का एक हेज फंड है। अब ये हेज फंड किसको बिलोंग करता है? यह है बिल वोंग, जो कि टाइगर एशिया के फाउंडर थे। इन्होंने एक हेज फंड खोला था। अब इस हेज फंड के पास कुछ कुल मिला के जो एसेट्स थे वो करीब करीब $10 बिलियन के आसपास थे, लेकिन इस हेज फंड ने एक्स्ट्रा लेवरेज लिया था और वो जो लेवरेज था वो करीब 5 टाइम्स के आसपास या उससे भी ज्यादा था, ऐसा बाजार में मान के चल रहे हैं। अब हुआ क्या, इस हेज फंड ने जो कुछ बेट्स लिए थे वो बेट्स गलत चल गए। उसके वजह से कहीं ना कहीं जो बैंक्स थे, जैसे कि क्रेडिट स्विस है, जेपी मॉर्गन है, इन्होंने मार्जिन कॉल किया। अब जब मार्जिन कॉल किया गया तो ये हेज फंड जो है इस मार्जिन कॉल का भुगतान नहीं कर पाया, और जब ये भुगतान नहीं कर पाया तब कहीं ना कहीं मार्केट में इस फंड के पास जो भी होल्डिंग्स थी, जैसे कि वायाकॉम, सीबीएस, बाइडू, टेंसेंट, ये सारे शेयर जो है बाजार में बिकने चले आ गए। और इसके बाद इन स्टॉक्स में तो जोरदार तेजी देखने मिली ही, लेकिन जिन बैंक्स का इस हेज फंड में एक्सपोजर था उनकी भी जम के पिटाई हुई है। क्यों? क्योंकि माना जा रहा है कि उन बैंक्स का काफी बड़ा एक्सपोजर था। नोमुरा का करीब $2 बिलियन के आसपास का एक्सपोजर अभी तक सामने आया है। क्रेडिट स्विस का माना जा रहा है करीब $1 से $4 बिलियन के आसपास का एक्सपोजर है। यूबीएस या फिर तमाम जो ग्लोबल बैंक है उनका एक्सपोजर है। हालांकि गोल्डमैन ने ये कहा है कि उनका जो एक्सपोजर था उसका इम्पैक्ट काफी मिनिमम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन एक्सपोजर्स के चलते ये सारे बैंक जो है उनकी जम के पिटाई देखने मिली। मेरे ख्याल से फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तो जेपी मॉर्गन में करीब 14-15% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। तो एक हेज फंड के डिफॉल्ट के चलते जितने बैंक से जिनका एक्सपोजर था वहां गिरावट देखने मिली। और अब तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है आगे काफी सारी और पोजीशन है जो कटते हुए नजर आएगी, उसके चलते काफी सारी और बिकवाली आ सकती है। अभी तक करीब $20 बिलियन के आसपास की बिकवाली आई है, आगे और बिकवाली हो सकती है। तो ये चिंता ग्लोबल मार्केट्स को है। लेकिन सब बेच दिया, कभी बेचना बाकी। $20 बिलियन में तो हिले नहीं है अमेरिकी बाजार, ऊपर से हाई बना दिया। नहीं अनिल जी, अभी और बेचना बाकी है। मैं काफी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि अभी और बिकवाली बाकी है, इतनी जल्दी बिकवाली खत्म हुई नहीं है, क्योंकि काफी सारे बैंक जो है अभी एक्सपोजर बेचने की शुरुआत उन्होंने की है, अभी और बिकेंगे। तो मतलब क्या $20 बिलियन बेचने के बाद इससे भी ज्यादा की बिकवाली बाकी है या इससे कम की? कुछ ऐसा आइडिया है कि अभी वो पता नहीं चल रहा? नहीं अनिल जी, वो अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ इतना पता चल रहा है, हर रिपोर्ट ये कह रही है कि अभी बिकवाली बची है और अच्छी खासी तगड़ी बची है, क्योंकि काफी लोग अपना जो पोजीशन है उसको आर्कगोस कैपिटल, बड़ा टेढ़ा नाम है, आर्कगो या गोज? गोस, GOS, साइलेंट है इसमें, आर्कगोस कैपिटल। दीप इसका नाम बताओ। अच्छा अनिल जी साइलेंट होगा, मैंने तो किससे पूछ लीजिए। अनिल जी आज तो मैं भी पास दे रहा हूँ सर, मैं भी पास दे रहा हूँ। बंसल जी से पूछते हैं। बंसल जी वैसे अंग्रेजी शाम को अच्छे से बताते हैं, लेकिन बंसल जी इस फंड का नाम अभी अगर बता पाए आप तो। देखिए अनिल जी, मेरे को अनिल जी ताजुब हो रहा है कि दीपांशु कह रहे हैं कि मुझसे पूछते हैं अनिल जी। अनिल जी मुझे तो आप मतलब कि बिना एग्जाम के पास कर दें, मेरा टेस्ट ना लें। ओवर टू कुणाल जी। बिल्कुल, चलिए इस वाले टेस्ट में बंसल जी ने बोल दिया है कि बिना एग्जाम में उन्हें पास किया जाए। बंसल जी एकदम 100% डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ आप हो चुके हैं पास। ओके, आइए इस बीच एक खबर, बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर जो फ्लैश होती दिख रही है वो है ITDC को लेकर। 15 मार्च को ITDC के लिए बड़ी खबर आती हुई दिखी कि इसके विनिवेश को लेकर, जो इनका होटल अशोक है उनके विनिवेश को लेकर सचिवों के कोर ग्रुप की बैठक हुई है 15 मार्च को, और इस बैठक में होटल अशोक को लीज पर देने का फैसला किया गया है। ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, और इस सरकार को अशोक होटल की लीज से 7,000 करोड़, क्या बात है। ओके, एक बार ज़रा देखना होगा कि इसका मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का, तो वो देखा जाए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। 60 साल की लंबी लीज पर देने का दीपम ने प्रेजेंटेशन, 3200 करोड़ मार्केट कैप से दुगने पर। ओके, लीज देने की, वो क्या बात है। 3200 करोड़ का मार्केट कैप और 7,000 करोड़ के लीज की बात की जा रही है, तो ये बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो विस्तार से इस खबर को बताने के लिए तैयार है। पहले भी चेतन ने इस खबर को आपके सामने रखा था कि इस तरह के डेवलपमेंट होने जा रहे हैं, और अब ये बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। चेतन जरा बताइए क्या है डेवलपमेंट। वेल सर, जो मार्केट कैप की आपने बात करी वो 3,200 करोड़ ही मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन जो 7,000 करोड़ का अमाउंट था, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि होटल की डिसइन्वेस्टमेंट से 5,000 करोड़ की उम्मीद है, और जो लैंड एसेट मोनेटाइजेशन है, जो अशोका होटल के आसपास जो लैंड है, जो की लैंड वो होल्ड करते हैं ITDC के अंडर,
वो 2000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन के हिसाब से रखा गया। तो लगभग सरकार का ये कहना है कि लगभग 7000 करोड़ रुपए वो गार्नर कर सकती है एसेट मोनेटाइजेशन से और अशोका होटल की 60 साल की लीज देने पे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आईटीडीसी के लिए ये रहेगी कि ये जो प्रोसेस है काफी फास्ट ट्रैक कर दिया गया। इनफैक्ट 15 मार्च को ये प्रपोजल कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट ने इसको अप्रूव किया था एंड मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अब जल्द से जल्द इसका कैबिनेट नोट फ्लोट किया जाएगा और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के सामने रखा जाएगा ताकि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो सके। और अप्रैल एंड मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि इसकी बिड्स भी बुलाई जा सकती हैं। तो डेफिनेटली काफी जल्दी ये प्रोसेस किया जाएगा बिकॉज अशोका होटल एक ऐसा प्रॉपर्टी है आईटीडीसी की जो काफी रेनोन्ड रह चुकी है, काफी हिस्टोरिकल है एंड इनफैक्ट 550 रूम, 162 स्वीट्स एंड एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए भी भारत सरकार इसके ऊपर कमिटेड है। तो डेफिनेटली काफी बड़ी खबर ये आईटीडीसी के लिए रहेगी। मेरे आने वाले सोर्सेज इनफैक्ट मुझे भी बता रहे हैं कि 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें से आ सकता है और अप्रैल एंड में बिड्स खुल जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो सम्राट होटल उसके बाजू में है वो कंसिडर नहीं करा जा रहा बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस। प्राइम मिनिस्टर का घर एकदम साइड में है अशोका एंड सम्राट होटल के, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सम्राट होटल नहीं, बट डेफिनेटली अशोका होटल डिसइन्वेस्टमेंट पे काफी तेज प्रतिक्रिया बढ़ चुकी है। जी, तो ये 15 मार्च को जो डेवलपमेंट हुआ, चेतन इसी पर एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा? सर अब नेक्स्ट स्टेप ऑफिशियली होगा जब कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट अप्रूव कर देता है, क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको चेयर करते हैं और डीपम ने फाइनल प्रेजेंटेशन दी और उस मीटिंग में नीति आयोग, लॉ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डीपम बाकी सब प्रेजेंट थे। तो डेफिनेटली सारा अप्रूवल प्लेस में है। अब फॉर्मल प्रपोजल अब यूनियन कैबिनेट के पास जाएगा, सीसीईए इसको अप्रूव करना है। उसके बाद फिर बिड्स का जो प्रोसेस है वो डीपम ओवरटेक कर लेगा। लेकिन जो पेरेंट टूरिज्म मिनिस्ट्री है अभी वही सारा प्रपोज कर रही है और डीपम ने इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दी है क्योंकि डीपम ही सोल अथॉरिटी है सारी डिसइन्वेस्टमेंट की। तो अगला प्रोसीजर जो होगा वो कैबिनेट क्लियरेंस होगा जिसके बाद सारी बिड्स खोली जाएंगी एंड ड्यू प्रोसेस किया जाएगा। ओके, तो ये है इस वक्त का बड़ा डेवलपमेंट आपके लिए आईटीडीसी को लेकर, और आईटीडीसी को 60 साल की लीज पर देने की तैयारी है सरकार की। और 15 मार्च को विनिवेश पर सचिवों की कोर ग्रुप की बैठक में दीपम सेक्रेटरी ने ये प्रेजेंटेशन दिया और इस प्रेजेंटेशन के जरिए 7000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है सरकार की। तो ये बड़ा डेवलपमेंट। और आप देखिए आईटीडीसी में न सिर्फ एक ही होटल है बल्कि इसके अलावा कई और होटल्स, मेरे ख्याल से 13-14 टोटल होटल्स हैं आईटीडीसी में, जिसमें होटल अशोक सबसे बड़ा है, सबसे बढ़िया है। और सिर्फ एक होटल का दाम अगर लीज के लिहाज से 60 साल के लीज के लिहाज से 7000 रुपये लगाया जा रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की वैल्यू इस कंपनी में सरकार देख रही है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, आईटीडीसी के चार्ट देखकर बताइए अपनी राय। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक के अंदर लास्ट बहुत समय से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में चल रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से अभी और ऊपर का मूव दिखाएगा। स्टॉक के अंदर 400 के ऊपर के लेवल अभी देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक के अंदर खरीदारी करके पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 425 से 440 रुपए तक का लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीब 375-380 के आसपास का बनेगा। तो पोजीशंस होल्ड करके चले, स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मूव यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। के लिए आईटीडीसी में राय चार्ट्स के लिहाज से। आइए बढ़ते हैं आगे। वागले साहब तैयार, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब, क्या खरीदना है? अनिल जी बिल्कुल सही है, खरीदना है। मुझे फार्मा स्पेस में मोमेंटम दिखता है और इसमें ये एक स्टॉक है जो हमारे चैनल पे काफी एक्सपर्ट ने डिस्कस किया है, लेकिन ये अंडर परफॉर्म करता रहा है। लेकिन आज मुझे फर्स्ट टाइम उसमें वो मोमेंटम दिख रही है। वो स्टॉक है डिवीज लैब। 3600 को जिस मोमेंटम से इसने अभी अभी ब्रेक किया है एक आधे घंटे में, मुझे लगता है ये 3800 तक की मूव की शुरुआत है। अभी 3620 है, यहाँ पर ले ले 3600 तक ऐड करें 3580, जो कि एक लगभग आपका 30-35 रुपए का रिस्क होगा 1% वाला। और पोजिशनली 2 से 3 दिन 3800 तक जाना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए उसके पहले वाला, तो 3720। ओके, तो 3730 और इवेंचुअली 3800 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें डिवीज लैब पर। सुबह सिद्धार्थ जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे, कुछ दिनों पहले सुमित जी भी इसको रेकमेंड कर रहे थे। डिवीज लैब पर रखिए नजर, बढ़िया मोमेंटम काउंटर ने पकड़ा है। एक और काउंटर जो मोमेंटम पकड़ चुका है, आइए जानते हैं राकेश जी कुणाल जी के साथ चार्ट कॉर्नर की पिक में। बताएं सर। देखिए दीपांशु, पिक से पहले वागले जी का धन्यवाद है। आज सुबह हमने चार्ट कॉर्नर के अंदर डिवीज लैब भी रिकमेंड किया था
और अब जो स्टॉक है चार्ट कॉर्नर पिक है, स्टॉक है HDFC बैंक, और ये एक ऑर्डिनरी चार्ट कॉर्नर पिक नहीं है, काफी स्पेशल 3 चीजें इसके अंदर है। पहली चीज तो ये है कि जो कुणाल जी बार बार बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक वाला पैटर्न है, काफी बुलिश टेक्स्ट बुक वाला पैटर्न है। फिर हमारे विश्वेश जी सिग्नेचर पैटर्न की बात करते हैं, ये स्टॉक जो पैटर्न है उसको भी फुलफिल करता है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आई एम मैरिड टू दिस पैटर्न। और चौथा क्या है, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है इसको स्टॉप लॉस और टारगेट के धागों में नहीं बांधना चाहिए। कोई बाय एंड होल्ड करेगा तो एक अच्छी रिटर्न मिलेगी। शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, अगर वीकली चार्ट्स देखे जाएं दीपांशु, तो एक पैटर्न बना है जिसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं, उसका ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है HDFC बैंक के चार्ट पर। और शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर यानी कि डेली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। तो सारी खूबियां इस पैटर्न में है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर 1520 रुपए पर एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रख लें। 1520 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1580 रुपए का 1580 का, दूसरा टारगेट 1610 रुपए का 1610 का है। HDFC बैंक में हमारी खरीदारी कराएं। ओके, तो एक एक करके दिग्गज स्टॉक्स पर खरीदारी की राय आ रही है। HDFC बैंक हो या फिर डिवीज लैब हो, नजर रखिए, जबरदस्त एक्शन इन काउंटर्स में। 3% ऊपर आपको HDFC बैंक इस समय दिखेगा। सुमित जी क्या रेकमेंड कर रहे हैं, आइए जानते हैं बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मेरे पास भी बैंकिंग स्टॉक ही है, लेकिन मेरा है PSU बैंक, और PSU बैंक के अंदर मेरा जो स्टॉक है वो है SBI। SBI के अंदर दीपांशु पिछले कई दिनों से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आज स्टॉक के अंदर एक छोटा सा भी स्पार्क देखने को मिला है, जिसको देखते हुए मेरे को लगता है कि एक एक करके अंदर एक छोटा सा भी स्पार्क देखने को मिला है, जिसको देखते हुए मेरे को लगता है कि एक एक करके बैंकिंग स्टॉक्स में चाल देखने को मिलनी चाहिए। तो SBI के अंदर यहाँ पे खरीदारी करें। 362.50 का अभी भाव है। स्टॉक के अंदर कल का परसों का हाई टूट चुका है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि SBI के अंदर यहां से मोमेंटम बिल्डअप होगा, जिसके अंदर 372 रुपए का पहला टारगेट होगा और 380 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, जो कि जल्दी देखने को मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपसाइड मूव देखने को मिले, 34,000 के ऊपर सस्टेन करे, तो ये बैंकिंग स्टॉक्स जो सुस्त पड़े हैं सुबह से, इनमें सब में एक एक करके चाल आएगी। तो सबसे पहले मैंने पिक कर लिया SBI को, यहाँ पे खरीदारी करे। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए SBI के अंदर 354 रुपए का, 354 का, ऊपर में टारगेट 372 और 380। जल्दी 1-2 दिनों में ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी SBI में ट्रेड लिया जा सकता है, जिसमें 365 वाला कॉल अभी 15 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 11 रुपए का, ऊपर में टारगेट होगा 20 रुपए से लेके 22 रुपए तक का। SBI का 365 का कॉल ले सकते हैं, स्पॉट में खरीदारी करें 372 से 380 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है सरकारी बैंकों में जाए। एक और प्राइवेट बैंक्स खरीदने के लिए दौड़ लगी हुई, वहां पर सरकारी बैंक में खरीदारी करने की राय आती दिख रही है सुमित जी की तरफ से। आप सभी तकनीकी विशेषज्ञों के जो एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है पूरे देश भर में, उसके स्वयंभू अध्यक्ष हमारे कुणाल सरावगी जी, जरा उन्हें स्क्रीन पे लाया, सबको लाया जाए। कुणाल जी, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट, दरख्वास्त या फिर यूं कहें कि एक प्रपोजल है, जिस तरह से उपेक्षित न देखे जाने वाले एकदम दबे कुचले स्टॉक्स को ऊपर उठाने का काम सुमित जी जो कर रहे हैं, देखिए सब लोगों को, आपको HDFC बैंक पसंद आता है, किसी को ICICI पसंद आता है, कोई NHPC, SJVN, GMR इंफ्रा, और अभी यहाँ पर जब सब पसंद है तब भी SBI। तो ये जो सुमित जी इन शेयरों के उत्थान के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सुमित जी का कुछ ना कुछ अभिनंदन होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? जी अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है अनिल जी समय से पहले ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देना चाहिए सुमित जी को। अनिल जी, वाकई में ये जो आप बोल रहे हैं अनिल जी, मैंने भी नोटिस किया। सुमित जी, ये तो आपको रिटायर करने के चक्कर में, देखिए सबसे यंग आप ही है, और कुदरत के फॉर्मूले के हिसाब से देखिए जाए तो सबसे लंबी पारी आप ही खेलने वाले। लेकिन उसके पहले देखिए ये पक्के नेता है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, बिना मतलब आपको बिना नाराज किए आपको रिटायर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा अलग से, ऐसा जब आप बन जाएं ऑफिशियली अध्यक्ष, तो एक ऐसा प्रकोष्ठ विभाग अलग से बनाए इस तरह के दबे कुचले शेयरों का, और उस विभाग के अध्यक्ष सुमित जी को बना दिया जाए, ताकि सुमित जी जो इतने उत्थान का काम कर रहे हैं इन शेयरों का, फाइनली कितने शेयरों को 25 से 50, 50 से 100 तक पहुंचाने का जिम्मा सुमित जी ने ले रखा है। अवश्य अनिल जी, अवश्य। बिल्कुल, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। तैयार है सेठी साहब अपनी बेहतरीन पिक के साथ, और उसके बाद आएगी 2:30 बजे की स्ट्रेटजी भी।
सेठी साहब स्वागत है आपका। पहले तो ये तो मार्केट ऐसा है कि आपकी तो 2 पिक से काम ही न चले, लेकिन बताइए आज क्या इरादा है, कितनी पिक्स है और किस तरह की? गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल बाजारें दमदार तेजी है, हालांकि थोड़ा डाइवर्जेंस है। जितना हम तेजी या जितनी स्ट्रेंथ हम निफ्टी पे देख रहे हैं कि निफ्टी आज 2-2.5% ऊपर है, उतनी तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं, और खास करके जो कैश मार्केट सेगमेंट वाले स्टॉक्स है वहां पे तेजी इतनी नहीं है। और उसका कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वो ईयर एंडिंग का प्रेशर है, जिसके कारण से लोगों के जो एडजस्टमेंट होने हैं तो उसके कारण से नहीं है। बट मैं बहुत ही कन्विंस्ड हूँ कि अप्रैल में मिड कैप स्मॉल कैप खास करके कैश मार्केट वाले स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी होगी। तो आज जिनके पास फंड्स अवेलेबल है उनको कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब दोनों कैश के स्टॉक्स है आज? हाँ अनिल जी, आप तो सब समझ जाते हैं, एक सेंटेंस बोलने से आप पूरा पैराग्राफ समझ जाते हैं एक्चुअली। बताइए सर, करिए शुरुआत। कैश मार्केट के अनिल जी प्लीज बताइए सर, पहला स्टॉक कौन सा आज का? अनिल जी, जो पहला स्टॉक है आईटी सेक्टर आज फोकस में है, तो यहाँ से मैंने एक मिड कैप आईटी कंपनी को पिक किया है। कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो कि अभी 505 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड होता है। एक दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। ये प्लेटफॉर्म लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस सेगमेंट में काम करती है। कई ग्रोइंग इंडस्ट्रीज जैसे रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेवल है, इनको कहते करते इस स्टॉक को डिजिटल लेवल्स पे भी कई बार रिकमेंड किया हुआ है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। पिछले साल डिविडेंड दिया 20 रुपए 25 पैसे का, तो डिविडेंड यील्ड ही करीबन 4% के करीब की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 41%। पिछले 3 साल का पैट का क्या है अराउंड 20-21% का। इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। 505 के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में 525 का, स्टॉप लॉस रखता है 495 का। ओके, 525 का टारगेट, 495 का स्टॉप लॉस। कैश मार्केट के स्टॉक्स में 2 दिन आपके पास बेहतरीन मौके खरीदारी के लिए। मार्च का महीना है, जिनके पास पैसे हैं वो एंजॉय करेंगे। अगले 2 दिनों में आज कल में आपको मिलेंगे कैश के दमदार शेयर सस्ते दामों पे, और अप्रैल के महीने में जब सब आएंगे लेने के लिए तब आपको करनी है प्रॉफिट बुकिंग। बढ़िया फॉर्मूला बताया सेठी साहब ने आपको। सेठी साहब तो बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा है कैश मार्केट का? दूसरा अनिल जी कैश मार्केट का स्टॉक है, एक बैंकिंग स्टॉक है। अभी सुमित ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया है। मेरा जो स्टॉक है वो है आईडीबीआई बैंक, जो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी रिकमेंड किया हुआ है। एक देखिए बहुत छोटी साइज की बैंक है, बट प्राइवेटाइजेशन का सबसे प्रोबेबल कैंडिडेट है। इसमें एलआईसी की हिस्सेदारी है अराउंड 51%, जो सरकार ने एलआईसी को 56 के प्राइस पे दी थी। जब कभी इसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो मेरा मानना है इसके काफी ऊपर के प्राइस पे होगा। और हाल ही में इस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के फ्रेमवर्क से भी बाहर निकाला है आरबीआई ने, जो कि बड़ा पॉजिटिव है। फिर दिसंबर क्वार्टर में ओवरऑल हर सेगमेंट में इंप्रूवमेंट था, हर सेगमेंट में परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट था, और उसकी वजह से ये पीसीए कैटेगरी से बाहर निकला है। और ऐसी भी अटकल है कि ये अपने जो फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसमें भी अपनी स्टेक को मोनेटाइज कर सकता है बिफोर प्राइवेटाइजेशन। तो ऑल इन ऑल काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स है। ये स्टॉक जो कि अभी 39 के लेवल्स पर ट्रेड करता है, खरीदारी करने की सलाह है। 43 का टारगेट शॉर्ट टर्म में, और 38 का स्टॉप लॉस है, 1 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। ओके, तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, पर आईडीबीआई बैंक पर आपको बढ़िया तेजी का माहौल मिल सकता है। 7 से 8% के रिटर्न्स के लिए खरीदारी करके चलिए। ये है आपके लिए सेठी साहब की सलाह। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर, आईडीबीआई बैंक, 2 कैश स्टॉक्स सेठी साहब की रिकमेंडेशंस पर आए। बाजार दिन के हाई पर हैं, और अनिल जी ने तो सुबह ही कहा था कि ये खरीदने वाला बाजार है, हर डिप का फायदा उठाएं, और वही हुआ है अब तक। अब जानते हैं कि बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या है अनिल जी की बिगुल स्ट्रैटेजी का। सर, ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सपोर्ट है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में हालांकि आधे % की सुस्ती है। कल भी हमने थोड़ी नरमी देखी थी। जो 10 साल की यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो कल 1.7 के पार थी, हालांकि बाजार ने इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। आज भी हम देख रहे हैं कि 1.75 का स्तर छुआ है, यानी कि 10-11 साल का हाईएस्ट लेवल ये अभी थोड़ी देर पहले छू के आई है। तो देखना पड़ेगा यहां से क्या एक्शन आता है सर, पर बाजार इस समय उसको तो कंप्लीटली नजरअंदाज कर रहे हैं। 1.76 इस समय आते हुए दिख रही है। यूरोप की बात करें, आधे % की तेजी है। जर्मनी के बाजार नए रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, और एशिया में भी आज जबरदस्त एक्शन रहा, आधे से 1% की तेजी। तो ग्लोबल मूड माहौल तो अच्छा है सर, बताएं क्या करके जाए। दीप 14,875 2 बजे जब हम शुरुआत कर रहे थे तब मैंने कहा 14,800 निकलना सबसे इंपॉर्टेंट आज का, और आज ही 14,875 आना चाहिए। वो तो आ गया, आपका आधा घंटे में ही आ गया। तो वैसे देखा जाए तो डन फॉर द डे।
आज का काम हो गया। 14,875, 14,950। अब ये जो रेंज है ये खरीदारी की रेंज नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, 14,875 से 14,950। अब हम रिस्की जोन में जा रहे हैं, जहां पर दिन के लिए अब खरीदना थोड़ा सा रिस्की है। अगर खरीदना होगा तो 320 पर खरीदेंगे, जहां पर क्लोजिंग बेसिस पर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है कल के लिए। फिलहाल 14,875, 14,925 इस रेंज में धीमे धीमे आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर सुबह 9:07 पे आपने सुना कि जहां खुले वहीं खरीदिए और वहां से आपने खरीदा है, तो अब खरीदना नहीं है, अब प्रॉफिट बुकिंग करना है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पहली चीज ये बहुत क्लियर कट है। क्यों बताता हूं मैं आपको, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट कर दे या बहुत नीचे आने वाला है। हल्की फुल्की नीचे आएगी मार्केट, वहां पे फिर से खरीदारी करेंगे। देखिए अभी आप हैं 14,800 के ऊपर, 14,800 के ऊपर निकलते ही दीप 1,11,00,000 शेयर निफ्टी के कॉल राइटर शॉर्ट हैं। 1,11,00,000 शेयर निफ्टी में कॉल राइटर, जो इस वीकली सीरीज की बात कर रहा हूं, जो परसों एक्सपायरी है उसमें। यानी कि पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि अभी भी शॉर्ट्स बहुत है और हर शॉर्ट में ऐसे में आपको नीचे के लेवल पर सपोर्ट और खरीदारी आती दिखेगी। और अब इमीडिएटली आपके लिए सपोर्ट 14,775, 14,800 का बन जाएगा। तो 50, 75, 100 पॉइंट तक की करेक्शन आराम से आ सकती है और वहां पर फिर से खरीदारी आपके लिए बन जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसा आज आपने दिन के दौरान एक आध बार हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती देखी और वापस देखा। धीमे धीमे आप 14,875 से 14,950 की रेंज में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कीजिए हर एक लेवल पर। माफ कीजिएगा, धीरे धीरे बाजार को ऊपर जाने दें और वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करिए। पहले नीचे आ जाए 14,750, 775, 800, वहां खरीदारी कीजिए। तो 14,800 के नीचे खरीदना है, 14,875, 950 की रेंज में बेचना है। सिंपल है पहली बात। अब दूसरी बात यह कि बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी बड़ा फंसा हुआ है एकदम, और इंटरेस्टिंगली फंसा है। कैसे? नीचे 33,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है देखिए दीप, और ऊपर 34,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फंसा हुआ है। और मजे की बात देखिए, इस 500 पॉइंट की रेंज को बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ टेस्ट कर लिया। आज का लो है 33,564 और आज का हाई है 39,990। तो 33,990, तो 34,000 का ऊपर का टारगेट भी आ गया, हमारा चौथा टारगेट, और 33,500 भी नहीं तोड़ा। तो अब फ्रेश खरीदारी बैंक निफ्टी में तब करनी है जब बैंक निफ्टी 34,000 के ऊपर टिके तो, और 34,000 के ऊपर ना टिके तो हम 33,750, 33,800 के आसपास आएगा तब खरीदेंगे। तो अभी बैंक निफ्टी में भी फिलहाल खरीदारी नहीं करेंगे। और सुबह जो हमने खरीदारी करने की राय दी उसमें आपको प्रॉफिट भी बुक कर लेना है, ये सिंपल है। तो आपके लिए लेवल क्रिस्टल क्लियर है, 34,000 के ऊपर दम लगाकर जोर से खरीदना। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां पर 14 लाख शेयरों का। लेकिन एक चीज मान के चलिए, जैसे निफ्टी में शॉर्ट है, बैंक निफ्टी में भी लोग शॉर्ट है। 33,900 तक 26 लाख शेयर शॉर्ट हैं, तो आपको निचले हिस्सों से शॉर्ट कवरिंग का सहारा आता दिखेगा। तो आराम से अपने लेवल्स का इंतजार कीजिए, करेक्शन आने दें, वहां खरीदें। और ऊपर में जिस रिस्की जोन में आप आ गए निफ्टी में, अब वहां पर इंट्राडे में आप खरीदने के बजाय प्रॉफिट बुक करें। और उसकी दो वजह भी बता दूं। पहला, भले ही इस वक्त ना अमेरिका के फ्यूचर्स ना हम रिएक्शन दे रहे हैं, बॉन्ड मार्केट के जो 1.76 के यील्ड हो गए अमेरिका में, लेकिन यू नेवर नो कब वो रिएक्शन आ सकता है। दूसरा, अमेरिकी बाजार 2-3 दिनों से बढ़िया मजबूती में है, तो हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। तीसरा, वो जो अभी वरुण क्या बता के गए, वो कौन सा आर्गोज, हाँ, वो हेज फंड का वो टेंशन कब वापस आ जाए, यू नेवर नो। तो हल्की सी थोड़ी सावधानी रखने में कोई हर्ज नहीं। आपको याद होगा गुरुवार के दिन 14,264 का लो बना था, तब स्ट्रांगली हम कह रहे थे कि ये बेचने का नहीं, खरीदने का वक्त है, यहाँ पे आपको लेना है। और अब मैं आपको बहुत सावधानी से कह रहा हूँ कि ये खरीदने के बजाय प्रॉफिट बुक करने का वक्त है। वापस नीचे आएगा फिर से खरीदेंगे। तो लेवल से करिए, हड़बड़ी जल्दबाजी मत करिए। क्लियर है सर, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है और अब खरीदारी नहीं करनी है इंट्राडे के लिहाज से, अब थोड़ा मुनाफा बुक करेंगे। चलिए, फाइनल स्ट्रैटेजी तो 3:20 पर अनिल जी से लेंगे ही और समझेंगे कि अब क्या राय बनती है। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। चोपड़ा साहब से भी कुछ सवाल पूछने, उससे पहले देवांशी भी तैयार हैं, क्योंकि अब आखिरी घंटे में थोड़े एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं। आज क्लोजिंग के बाद निफ्टी के बदलाव इंप्लीमेंट होंगे। कल से निफ्टी, बैंक निफ्टी 500 में काफी सारे बदलाव होने वाले हैं। तो देवांशी से जानते हैं क्या होंगे ये बदलाव और कौन से स्टॉक्स पर हमें रखनी है नजर, किस तरह के आउटफ्लो इनफ्लोज इन काउंटर्स में दिख सकते हैं। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताइए।
दीपांशु, हम सबसे पहले तो निफ्टी की बात कर ले। और हम सब जानते हैं कि कई दिनों से गेल और साथ ही टाटा कंज्यूमर, इन दोनों में एडजस्टमेंट्स और जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो देखने मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कल से हम देखेंगे कि निफ्टी 50 में गेल ये निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि कई दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव मूव दे रहा है, ये इसमें शामिल होता हुआ दिखेगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा कंज्यूमर का जो टोटल वेटेज है निफ्टी में वो 0.59% यानी कि 0.6% के करीब होता हुआ दिखेगा। गेल का जो करंट वेटेज है निफ्टी में वो 0.38% है। तो इसके चलते निफ्टी में रीबैलेंसिंग होगी। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी जो वेटेज है वो बदलते हुए दिखेंगे, कई ऐसे शेयर्स हैं जिसके जो वेटेज है वो बढ़ेंगे निफ्टी में। मैं उसकी पहले बात कर लेती हूँ। BPCL, इसका वेटेज बढ़ेगा, 0.54% था, वहां से बढ़कर 0.63% होता हुआ दिखेगा। HDFC लाइफ यहाँ पे वेटेज बढ़ेगा। एक्सिस बैंक और साथ ही भारती एयरटेल निफ्टी में इसका वेटेज बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके वेटेज कम होंगे, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक और NTPC शामिल हैं। इसके साथ ही ग्रासिम, HUL, कोटक बैंक, ICICI बैंक और ITC, इसमें बहुत ही मामूली 0.01% तक का चेंज होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके जो वेटेज हैं वो कम होंगे निफ्टी में कल से। अगर आप देखें निफ्टी बैंक पर आते हैं, कल से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक निफ्टी बैंक का हिस्सा होगा, इसमें शामिल होगा। और इसके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक निफ्टी का हिस्सा नहीं होगा, इससे बाहर आ जाएगा। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो वेटेज है 2.12% होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत ही मामूली हिस्सा था, 0.79% का वेटेज बैंक निफ्टी में होल्ड करता था। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए जो प्राइवेट बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक बैंक, इसका बैंक निफ्टी में जो टोटल वेटेज है वो अब बढ़ता हुआ दिखेगा। HDFC बैंक का 28.26% हो जाएगा और ICICI बैंक का और साथ ही कोटक बैंक का भी जो वेटेज है वो करीब 0.05% से बढ़ेगा। वहीं एक्सिस बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक और RBL बैंक के जो वेटेज हैं वो निफ्टी बैंक में कम हो जाएंगे। बहुत ही मामूली एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको देखने ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं, इसलिए जो थोड़ी एक डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में जिसके बारे में बात कर रहे थे वो भी आपको क्लियरली आते हुए दिख रही है। चोपड़ा साहब, क्या राय बन रही है दो फ्रेश एंट्रेंट्स के, बैंक निफ्टी में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और निफ्टी में टाटा कंज्यूमर? टाटा कंज्यूमर पे मैं पहले ही आप ही के चैनल पे ये रिकमेंड कर चुका हूँ। मुझे तो ये 1000 रुपए का स्टॉक दिखाई देता है और ये करीब 2 महीने पहले मैंने 1.5-2 महीना पहले मैंने बोला था। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगता है FMCG स्पेस में, और एज कम्पेयर टू HLL या दूसरी जो कंपनीज हैं वहाँ पर मुझे लगता है वैल्यूएशन गैप भी है। तो टाटा कंज्यूमर में बहुत अपने आप में दम है, और ये कंपनी जिस प्रकार से एक्सपेंशन भी कर रही है और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेवलप हो रहा है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि जो चंद्रशेखरन साहब के आने के बाद जो कंपनी के अंदर फेरबदल हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस हुआ है, कॉस्ट्स कम की गई हैं, एफिशिएंसीज पे काम किया गया है, तो बहुत ही अच्छी एंट्री है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ एक स्टॉक्स HDFC, रिलायंस जैसे स्टॉक्स है जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया था, उनका वेटेज कम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक कहावत की तरह है, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है नेवर कीप योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो काफ़ी स्क्यूड हो गया था, एक तरफा हो गया था। तो मुझे लगता है कि अच्छी कंपनीज को एंटर करना अच्छा है, और टाटा समूह की दिग्गज कंपनी है टाटा कंज्यूमर, और मुझे लगता है कोई कैश में अगर लंबी अवधि तक लेके रखे तो इसका भाव 1000 का बनना चाहिए 1-2 साल के अंदर। दूसरा जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हालांकि अच्छा छोटे बैंक्स में अच्छा नाम है, मगर अभी भी मुझे लगता है बड़े बैंक्स में खास करके जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, SBI है, मुझे यूनियन बैंक बहुत अच्छा लगता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एंट्री होना अच्छी बात है, मगर मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल उस बैंक के साइज़ के हिसाब से फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में की जाए, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं होगा। मगर ओवरऑल अच्छी बात है कि AU स्मॉल फाइनेंस अब एंट्री कर रहा है। तो ये है आपके लिए बैंकिंग शेयरों पर राय आज के लिए। आइए बढ़ते आगे, और हमारे काफ़ी दर्शक हमें ये बार बार कह रहे हैं कि भाई ये ऑर्किड फार्मा में क्या हो रहा है। ये सर्किट लगाने की सेंचुरी लगा रहा है, यानी कि मेरे ख्याल से इस स्टॉक में लग चुके हैं अब कुल मिलाकर अब तक 98 सर्किट, जी हाँ 98 सर्किट लग चुके हैं, और ये स्टॉक 5 रुपये 65 पैसे से चलता चलता 2300 रुपये तक पहुंच चुका है। हर रोज फिक्स है इसका 5% बढ़ना।
ऐसा क्या हो गया ऑर्किड फार्मा में कि जो बढ़े जा रहा है? कुछ समय पहले हमने आपके सामने रिसर्च रखी थी कि किस तरह से इस स्टॉक को की एनसीएलटी में जाने के बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, लेकिन तब से लेकर अब तक फिर से और तेजी बनती दिख रही। तो इस पर कुछ बेहतरीन रिसर्च हमारी जी बिजनेस की टीम ने की है, बताने की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ है। तो मैं 2-3 भागों में आपके सामने रखता हूं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले तो ऑर्किड फार्मा, इसका एनसीएलटी में जो कुछ भी एक्शन हुआ, वरुण पहले तो वो बताइए, उसके बाद हम ये जानेंगे कि शेयर कितने कम ज़्यादा हो गए और सर्किट क्यों लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं। लेकिन पहले एनसीएलटी का एक्शन, किस तरह से कंपनी एनसीएलटी में गई, कब गई और क्या एक्शन हुआ, वो बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, सबसे पहले आपने पूछा कि एनसीएलटी में कब गई, तो 2017 में ये कंपनी एनसीएलटी में गई और इसकी शुरुआत दरअसल 2013 से ही हो गई थी, क्योंकि 2012 तक तो कंपनी प्रॉफिटेबल थी। उसके बाद कंपनी ने लगातार नुकसान करते गई और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत था, करीब 3000 करोड़ के आसपास का कर्ज था जिसका भुगतान कंपनी नहीं कर पा रही थी। इसके लिए कंपनी को एनसीएलटी में जाना पड़ा। अब एनसीएलटी में हुआ क्या, 2017 में एनसीएलटी में चली गई, जो इस कंपनी को धानुका लैबोरेटरीज जो है उन्होंने टेक ओवर किया। एनसीएलटी में उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रेजोल्यूशन प्लान दिया, उस रेजोल्यूशन प्लान को 2020 में अप्रूवल मिला और उसके बाद इस कंपनी के जो पुराने प्रमोटर्स थे ऑर्किड के, उनको कंपनी से बाहर किया गया और धानुका जो लैबोरेटरीज है उनके हाथ में कंपनी दी गई। अब एनसीएलटी में जो लेंडर्स थे उनको हेयरकट लेना पड़ा, करीब 65-70% के आसपास का हेयरकट जो है उन्होंने लिया। अब ये सब होने के बाद जो नए प्रमोटर है उनको शेयर जारी किए गए और जो लेंडर्स है उनको शेयर जारी किए गए। अब ये इंटरेस्टिंग है कि इसमें कंपनी ने दरअसल कैपिटल रिडक्शन किया है। पहले इस कंपनी के पास करीब 8 करोड़ के आसपास शेयर्स थे, 8 करोड़ 90 लाख शेयर्स, उसमें कैपिटल रिडक्शन किया गया और फेस वैल्यू 10 रुपए की थी। कैपिटल रिडक्शन करके करीब वो जो शेयर बचे वो 4 लाख शेयर्स के आसपास बचे और फिर वो 4 लाख शेयर जो है उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए की रह गई। तो यानी 99.5% के आसपास कैपिटल रिडक्शन किया गया और धानुका लैबोरेटरीज को नए शेयर जारी किए गए करीब 4.08 करोड़। इसके अलावा लेंडर्स को भी करीब 4 लाख शेयर्स के आसपास जारी किए गए। अब जो कैपिटल रिडक्शन किया गया 99.5%, यानी कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास शेयर थे, तो अगर आपके पास 218 शेयर थे तो आपको 1 शेयर मिला, अगर उसके नीचे शेयर्स थे तो शायद आपको कोई शेयर्स नहीं मिले होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शेयर्स थे वो फ्रैक्शन में आ गए थे। तो इसके लिए इस कंपनी ने एक फ्रैक्शन ट्रस्ट नाम का स्थापित किया और जितने भी फ्रैक्शन में शेयर्स थे उनको फ्रैक्शन ट्रस्ट में जाके शिफ्ट कर दिया गया। उसमें अगर आप अभी देखेंगे तो करीब 34,000 के आसपास शेयर्स है। हालांकि फ्रैक्शन शेयर्स को इन्होंने एक डिस्क्लोजर दिया था, उसमें कहा था कि हम कभी भी शेयर्स को बेच सकते हैं। क्या करेंगे इसका, रिटेल इन्वेस्टर्स को वापस देंगे या क्या करने वाले, उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। लेकिन अभी भी अगर आप शेयर होल्डिंग जाके देखेंगे तो वो फ्रैक्शन शेयर जो है वहाँ पड़े हुए हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि 4 करोड़ शेयर जो धानुका को दिए गए, लेंडर्स को दिए गए, ये सारे लॉक इन शेयर्स है, ये लोग इस शेयर्स को बेच नहीं सकते। तो ये दूसरी बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये पूरा एनसीएलटी का प्रोसीजर था जो इस कंपनी ने फॉलो किया। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर पहले इक्विटी 100 शेयरों में 100 रुपए की थी तो उसमें से 99 रुपए 50 पैसे उड़ गए, खाली 50 पैसे की इक्विटी रहेगी, राइट? आधा % राइट। तो उस हिसाब से खाली जो करीबन जो 9 करोड़ शेयर थे वो घट कर रह गए 4 लाख शेयर, बाकी सारी की सारी इक्विटी हो गई। केवल 4 लाख शेयर, हाँ। केवल 4 लाख शेयर रह गए रिटेल के पास और 4 लाख शेयर गए लेंडर के पास। 8 लाख शेयर 8 लाख शेयर के बाद 4 करोड़ शेयर नए प्रोमोटर धानुका लैब को हो गए। तो बचे कुल टोटल हो गए अब आपके 4 करोड़ 8 लाख, हाँ मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 4 करोड़ 8 लाख शेयर हो गए आपके, जो आपकी टोटल इक्विटी होगी 8 लाख शेयर के। अब प्रमोटर की और लेंडर की इक्विटी है आपकी, सुनिए प्रमोटर और लेंडर की इक्विटी है आपकी लॉक इन पीरियड में, यानी कि वो बेच नहीं सकते, उनका जो भी समय होगा 1 साल या जो भी हो समय, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना समय होगा। तो अगर 4 करोड़ 8 लाख शेयर करीबन टोटल इक्विटी है, उसमें से 4 करोड़ 4 लाख शेयर के आसपास के तो आपके लॉक इन में है, तो बचे कितने, मुश्किल से 4 या 5 लाख शेयर ऐसे हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अब 4-5 लाख शेयर ही ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है और ऑन एन एवरेज 2500-2700 शेयरों का रोज वॉल्यूम होता है, एवरेज वॉल्यूम, और उसमें वही कुछ लोग होंगे 4-5 लाख शेयरों वाले जिनके पास हैं, वही आपस में सर्किट पर सर्किट लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी कहीं से सप्लाई आ नहीं सकती। तो ये पूरा का पूरा खेल है ऑर्किड फार्मा का, जिसे अच्छे से समझ लीजिए। अब बड़ा सवाल माफ कीजिएगा वरुण, ये है
कि जिन लोगों के पास 218 से कम शेयर थे उनका क्या हुआ। आप कहने के वो जो फ्रैक्शन वाले शेयर थे उनका एक ट्रस्ट बना दिया और सारे शेयर उसमें ट्रांसफ़र कर दिए। तो अगर किसी के पास 100 शेयर थे, 50 शेयर थे, तो उसको शेयर मिलेंगे, बाद में पैसे मिलेंगे, क्या हुआ इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है या क्लैरिटी मिलना बाकी है? नहीं अनिल जी, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने इनका पूरा रेजोल्यूशन प्लान पढ़ा और उसमें कहीं भी लिखा ये नहीं गया है कि इसका करेंगे क्या। हाँ, ये लिखा गया है कि हम इसको बेच सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि पैसे किसको देंगे। ओके, तो ये सारे शेयर, और उसमें कितने शेयर ट्रांसफर हुए ट्रस्ट में? 34,234। 34,234। ओके, तो वो भी 34,000 शेयर बस? हाँ बस 34,000, क्योंकि अनिल जी कैपिटल रिडक्शन हो गया तो वो भी 99.5% गया। तो अगर फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स थे वो काफी कम थे। हाँ, तो जितनी तेजी ऑर्किड फार्मा में हो रही है, लेकिन उसका फायदा रिटेल शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनसीएलटी ने जिस तरह का प्लान अप्रूव किया है उसमें 218 से ऊपर के अगर आपके पास शेयर हैं, हर एक 218 शेयरों पर नया आपको एक शेयर एक तरह से आपके पास रह गया। तो 218 से नीचे वाले जिनके शेयर हैं उनके तो सारे के सारे शेयर उड़ भी गए। तो अगर स्टॉक अब यहाँ से लगभग 100 गुना भी हो जाए तब भी आपकी बाइंग प्राइस आएगी, ये मानकर चलें, क्योंकि आपके 99.5 शेयर तो उड़ ही गए। तो इसलिए ऐसा ना समझें कि सर्किट लगा रहा है यानी कि सब लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं। अगर वाकई में बड़े पैसे, बड़ी वेल्थ किसी के लिए बन रही है शेयर के दाम बढ़ने की वजह से, तो वो नए प्रोमोटर किए जिनको बड़ा अलॉटमेंट मिला है। 98% शेयर उन्हीं के पास में, लेकिन वो भी फिलहाल लॉक-इन पीरियड में। तो देखते हैं हम लॉक-इन पीरियड होने के बाद क्या कुछ होगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन ये है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑर्किड फार्मा को लेकर। चोपड़ा साहब कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए अनिल जी, बहुत अच्छे डील इन्होंने क्रैक किया है धानुका ग्रुप ने, और टिप्पणी क्या करी जाए, मतलब इसमें 100 सर्किट ऑलरेडी लग चुके हैं। कुछ हद तक मुझे रुचि सोया जैसा केस लग रहा है जो पतंजलि ने टेक ओवर किया था, और नो डाउट जो नए प्रमोटर्स थे उनको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। मगर ये देखिए, ये ज़रूरी होता है रिटेल निवेशकों के लिए कि अपने स्टॉप लॉसेस रखें। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी स्टॉक में गिरावट आती है या कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है तो निकल जाए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है लोग इस आशा में बैठे रहते हैं कि मेरे पैसे शायद कभी ना कभी वापस मिल जाएंगे, और वो बैठे रहते हैं। तो बेहतर होता है कि आप अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों बुक करें। अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है मार्केट के लिए अनिल जी की, बुक द लॉस बिफोर द लॉस बुक्स यू। सो बेहतर है कि आप लॉस बुक करके बाहर आ जाएं, कहीं और निवेश करें। बहुत सारे मौके देता है मार्केट आपको पैसा बनाने के। तो निश्चित रूप से दुख होता है जब रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनता और उनको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मगर हाँ, प्रमोटर्स के लिए बहुत अच्छा है। धानुका एग्रीटेक वैसे अपने आप में ही बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो ये एक इट वुड बी अनदर फेदर इन द कैप फॉर देम। सो प्रमोटर्स के लिए निश्चित रूप से अच्छा है सर। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बड़े डेवलपमेंट ऑर्किड फार्मा पे होते हुए, और हमारी टीम ने पूरी रिसर्च करके, क्योंकि पिछली बार भी 2 हफ्ते पहले जब हमने किया था तो ये अंदाज़ा नहीं था कि जो कैपिटल रिडक्शन हुआ है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ क्या हुआ। अब जो पता चला है वो इतना पता चला कि एक ट्रस्ट बन के उसमें शेयर चले गए, लेकिन अब भी रिटेल इन्वेस्टर को किस तरह से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या उनके शेयरों का क्या होगा, इसके बारे में अभी भी और खोज जारी है। आइए खोज को करते हैं खत्म, और बिगुल के साथ नितिन जी तैयार हैं निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। बताएं नितिन जी। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे, और बैंक निफ्टी में ट्रेड ये होगा कि हम 34,100 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो 290 में मिलेगी, और 34,500 की कॉल ऑप्शन हम बेच देंगे। ये बुल कॉल स्प्रेड हो गई 400 पॉइंट की, जो बन रही है केवल 150 रुपये में, 150 रुपये के डिफरेंस में बन रही है। इसमें रिस्क रखना है 50 पॉइंट का, और टारगेट ऐसा रखना है कि 34,500 बैंक निफ्टी 2 दिनों में आ सकती है। इसके पीछे लॉजिक मैंने HDFC बैंक से लिया है, और HDFC बैंक में काफ़ी अच्छा पोजीशन बिल्डअप हो रही है। आज 6% का OI एडिशन है। दूसरी बात, HDFC बैंक 1500 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स एक्टिव है, और उस लेवल पे कॉल्स भी थे, बट आज उस लेवल के ऊपर चला गया है HDFC बैंक।
और तीसरी बात यह है कि जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी, सब में पोजीशन बिल्डअप हो रही है। तो आज निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड कल या परसों बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। इसलिए हम बैंक निफ्टी की बुल कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। 34,100 की कॉल लेंगे, 34,500 की बेचेंगे, 150 की कॉस्टिंग में बनेगी, 100 रुपए का स्टॉप लॉस है और करीब 300 से 350 डिफरेंस का टारगेट होगा। ओके तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी में 34,100 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और 34,500 का एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, ठीक है। और ये बनेगी आपके 150 रुपए की कॉस्ट में, और इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक 34,500 तक बैंक निफ्टी की जाने की तैयारी में, तब आपको होगा भरपूर मुनाफा। नितिन जी, बैंक निफ्टी पर आपने स्ट्रेटेजी को निफ्टी या फिर स्टॉक पर भी? देखिए निफ्टी में भी डेटा वाइज काफ़ी स्ट्रांग है, और डेटा स्ट्रांग ये है कि आज निफ्टी में एक्सपायरी के बाद 27% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। नॉर्मली एक्सपायरी के 1-2 दिन के बाद 27% ओआई बिल्डअप नहीं देखने को मिलता है, और जब भी देखने को मिलता है कोई बड़ी मूव की संभावना होती है, जैसे आज ऑलरेडी मूव आ चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल भी मूव आनी चाहिए, और कल ईयर इन क्लोजिंग है तो पॉजिटिव मूव ही बननी चाहिए 31 मार्च होने के कारण। तो उसको देखते हुए निफ्टी में हम एक बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। प्रीमियम का मतलब निफ्टी स्पॉट टू फ्यूचर 70-75 रुपये प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। इसलिए हम इसमें स्ट्रेटजी ये क्रिएट कर रहे हैं कि 14,850 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 118-19 में मिलेगी, और 15,000 की कॉल ऑप्शन आप बेच दीजिए। इसी वीक की है, क्योंकि 15,000 पे रेसिस्टेंस है, वहाँ पे कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव है, तो वो प्रीमियम बेचना सही है। तो 14,850 की कॉल लेके 15,000 की कॉल हम बेचेंगे। 68-69 का कॉस्ट आपकी आएगी। टारगेट आपको 14,950, 15,000 ऐसे रखना है, और इस स्ट्रेटजी में 30-35 रुपए का लॉस हो जाए, यानी 35 रुपीज इंटू लॉट साइज का आपको लॉस हो रहा होगा तो आप निकल जाएं। अदरवाइज टारगेट 14,950 से 15,000 का रखें इस एक्सपायरी में जो परसों आएगी, और वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। परफेक्ट। तो ये आपके लिए राय है। निफ्टी के पर भी 14,850 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 15,000 का बेचिए। इस एक्सपायरी तक 15,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ से भी 150 पॉइंट की और तेजी बन सकती है। नितिन जी, कोई स्टॉक भी है रडार पर या फिर दोनों इंडेक्स? देखिए मेरे रडार पे एचडीएफसी बैंक है, जिसकी हम कॉल ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं, और ये है 1560 की कॉल ऑप्शन जो करीब 40 रुपए में मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस आप 30 रुपए रख सकते हैं, टारगेट 7 सकते हैं। अभी एक्सपायरी के बाद जस्ट मूव चालू हुई है, आज फर्स्ट डे है, इनफैक्ट सेकेंड डे है, जिसमें मैं 6% का ओआई बिल्डअप देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी बिल्डअप है, और अगर बैंक निफ्टी में लीडरशिप आती है तो एचडीएफसी बैंक उसका लीडिंग कैंडिडेट हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड डे ऑफ डेटा को देख करके। तो हम एचडीएफसी बैंक की 1560 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 40-41 में मिलेगी, 70-75 का टारगेट होगा और 30 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और बिल्कुल इस कॉल के लिए आप धन्यवाद स्वीकार करें कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी, जिन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की राय भी दी है फ्यूचर्स के तौर पर। और अब जो बैंक निफ्टी को 34,000 के पार जाते हुए देख रहे हैं नितिन जी, उसमें जाहिर सी बात है बड़े योगदान की जरूरत पड़ेगी, और इस योगदान के लिए एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, ये 3 तैयार होते हुए दिख रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। और बाजार की तेजी के लिए और तैयार होते दिख रहे हैं हमारे सुमित जी। सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, अब आ रही है फार्मा स्टॉक में सन फार्मा की। 598 का अभी भाव चल रहा है। पिछले 7 से 9 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अब एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अब मेरे को लग रहा है कि यहां से 600 का लेवल ब्रेक करते ही एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। सन फार्मा में यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। सन फार्मा में मेरे को लग रहा है ऊपर में 615 का पहला टारगेट बनेगा और 630 का दूसरा टारगेट बनेगा। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए सन फार्मा को यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 585 का। जिस तरह से फार्मा स्टॉक में एक एक करके चाल देखने को मिल रहा है, सन फार्मा में अब मूव स्टार्ट हुआ है, तो ये यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए 600 वाला कॉल भी यहां पे सीएमपी पे लिया जा सकता है, जो कि करीब करीब 20 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर ऑप्शन के अंदर 600 के कॉल के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 15 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 25 रुपए से लेकर 28 रुपए तक का। तो ऑप्शंस के जरिए 600 का कॉल खरीदे, स्पॉट में खरीदारी करें तो यहां पे खरीदारी करें 615 से 630 के टारगेट्स के लिए 585 के स्टॉप लॉस से। फार्मा शेयर में क्रांति के लक्षण बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक, चाहे वो फिर डिवीज हो या फिर सन फार्मा हो या फिर सुबह का एलेम्बिक फार्मा जो किरण जी और जय दोनों ने पसंद किया, टोरेंट फार्मा को सबने पसंद किया, वागले साहब ने, सब पर खरीदारी लगातार आती दिख रही है। ऐसे में बिगुल वागले साहब के लिए और पूरी आशंका आशंका नहीं, उम्मीद यह कि कोई न कोई फार्मा स्टॉक ही वागले साहब के रडार पर भी आना चाहिए डिवीज लैब के बाद। बिगुल
वागले साहब, इरादा फार्मा पर ही है ना? टोरेंट फार्मा, डिवीज और उसके बाद अब तीसरा। अनिल जी, मुझे लगता है आप तो अंतर्यामी हैं। अरे क्या आपका मन तो पढ़ सकता हूँ मैं, ये बात पक्की है। बिल्कुल सही गेस किया है। और आज आईटी और फार्मा का टाइम है। बायोकॉन अभी अभी निकला है। आपका स्टॉप लॉस क्लोज, अनिल जी, जब स्टॉप लॉस क्लोज होता है तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है, ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ट्रेडर रिस्क ले सकता है। 408 का स्टॉप लॉस, जो कि 4 रुपए का रिस्क है, 422 से 425 का टारगेट, ये मेरा बीटीएसटी होगा बायोकॉन में। अभी 411 का भाव है। ओके, बायोकॉन खरीदारी करें, ये है वागले साहब की राय। आज हैट्रिक लगाते हुए फार्मा शेयरों पर, और इसी के साथ बढ़ते आगे। और कुणाल जी और राकेश जी भी पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं कल का काम आज ही करने के मूड में। 3 दिन बहुत आराम किया है और कहीं कोई थकान और थकावट के लक्षण है नहीं। तो पिक ऑफ द डे कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या फार्मा शेयरों की क्रांति को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल अनिल जी, फार्मा शेयरों की क्रांति का ही स्टॉक है सिप्ला। अगर हम देखें तो फरवरी से स्टॉक चला नहीं है, करेक्टिव मोड के अंदर है। सुबह हमने अनिल जी डीवीज लैब दिया था और बोला था काफी बड़ी, ये भी फरवरी की मंदी के बाद तेजी में आ रहा है। और अब सिप्ला का नंबर है, ये भी फरवरी से करेक्शन में आ रहा था और अब करेक्शन खत्म होने के संकेत है, अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है और ये भी एक अच्छी खासी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, इसमें भी सरफरोशी की तमन्ना नजर आ रही है। अनिल जी, स्टॉक में भी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 416 रुपए के ऊपर सिप्ला निकला है। और अनिल जी, जो अगला पड़ाव है चार्ट पर, वो हमें 816 माफ कीजिए, उसके ऊपर निकला है 855 अगला टारगेट है। 855 यहां तक कोई रेजिस्टेंस सिप्ला के चार्ट पर नहीं है। खरीदारी करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रखना है 799 पर, 799 रुपए पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 840 दूसरा टारगेट 855 855, जिसके लिए सिप्ला में खरीदारी कराएं। 840 855 सिप्ला में करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही है। कुणाल जी, राकेश जी के लिए, राकेश जी की तरफ से पिक ऑफ द डे कल का स्टॉक आज ही बताने की तैयारी में। केईसी इंटरनेशनल, यहां पर हुई है तेज गिरावट, वो भी इस मजबूत बाजार में। क्यों, ये जानना जरूरी है। बताने के लिए तैयार हैं कुशल। क्या हो गया कुशल? अनिल जी, यहाँ पर सिनेरियो ऐसा बना है कि आज सुबह हम देख रहे थे बाजार में इतनी तेजी भी बनी हुई थी और 5-6% की गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिली। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में करीब 15% जो है स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। और इसके 3-4 बड़ी वजह हैं। सबसे पहले तो जो इनका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है, जहाँ से 50% से ज़्यादा इनके ऑर्डर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ से जो ऑर्डर बुक है वो कमज़ोर होती हुई दिख रही है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इनकी ओवरऑल सेल्स पर आगे आने वाले समय में आता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, अगर इनकी विदेशी सब्सिडियरी की बात करें जो SAE टावर्स हैं, FY21 में भी इन्होंने ये घाटा करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो भी इनके ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू पर पड़ता हुआ दिखेगा। और जो एक्सपोर्ट्स है अभी भी कोविड के स्तरों के मुकाबले करीब 75% पे है, जहां पर अन्य कंपनियां जो है ऑलमोस्ट 90% प्री कोविड लेवल्स पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही जो स्टील की कीमत है वो बढ़ने से Q4 में इनके मार्जिन्स पर भी दबाव आता हुआ नजर आएगा और इनके जो फिक्स्ड खर्च हैं वहां पर ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इनके मार्जिन्स पर इस वजह से भी दबाव पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ राज्यों में फिर से जो कोरोना की चिंता बढ़ रही है, वहां पर अगर और रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो एग्जीक्यूशंस है उस पर भी इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल ये 3-4 जो बड़े रीजंस है, इसकी वजह से केसी इंटरनेशनल में हमें लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अचानक से आज इतना, आज या कई दिनों से मामला ऐसे ही पिछले 5 दिनों से है अनिल जी, और करीब 15% की फॉल हमें ऑलरेडी देखने को मिल गई है। और आज के सत्र में भी देखें तो 5-6% की फॉल हमें सुबह के मार्केट्स में देखने को मिली थी। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा एक्शन इस वक्त होता हुआ केसी इंटरनेशनल में, जहां पर गिरावट होती दिख रही है। आज भी स्टॉक थोड़ा ठंडा, कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। केसी इंटरनेशनल, चोपड़ा साहब कोई राय रखते हैं आप इस पर? देखिए, अच्छी कंपनी है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई प्रॉब्लम हो गई है इस कंपनी में या कुछ है। नो डाउट थोड़ा सा इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, बट मुझे लगता है कि ये अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज को इसने टच किया है, तो संभावना ये है, अच्छी संभावना है कि ये वापसी कर सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में, घबराएं नहीं,
मुझे अच्छी संभावना लगती है कि ये स्टॉक वापस आ सकता है। और अगर कोई नई खरीदारी भी करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा अगर ये 380 वगैरह के लगभग मिलता है तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा घबराहट की बात नहीं लगती अनिल जी। ये करेक्शन है और किसी भी मार्केट में करेक्शंस होते हैं, अच्छी कंपनीज में भी होते हैं, तो ये लेने की के चांसेस हैं अच्छी कंपनीज को। तो केईसी बहुत अच्छा कंपनी है, इसमें कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। तो ये बेहतरीन कंपनी। और इस बीच यस बैंक देखिए, इस स्टॉक को क्या हुआ, बड़ी तेजी से भागता हुआ नजर आया। 16 रुपए का शेयर 16% ऊपर, गजब की दौड़ लगाता हुआ यस बैंक का शेयर। और पिछले कुछ मिनटों में ही एकदम से तेजी आती हुई दिखी है। वॉल्यूम 1,25,00,000 शेयरों का एनएससी पर, 1,25,00,000 शेयर। कुणाल जी, क्या हो रहा है यस बैंक में? अनिल जी, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है। जिस तरह की तेजी बन रही है ये बिल्कुल असाधारण है अनिल जी। और वॉल्यूम भी जैसा आपने बताया अनिल जी, जबरदस्त वॉल्यूम हो रहे हैं। तो अभी अभी देखिए 3 करोड़ शेयर का कारोबार अनिल जी पिछले 10 मिनट में एनएससी पर हुआ है, और उससे पिछले 10 मिनट में भी कोई 2.5 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है। तो जबरदस्त वॉल्यूम हो रहे हैं। तो अनिल जी डेफिनेटली कोई ना कोई खबर आने की संभावना दिखती है। और 17 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकल गया तो वापस से पंख लग जाएंगे अनिल जी इसको। ओके, 17 रुपए के ऊपर तो फिर पूछिए ही मत क्या होने वाला है। और 17 रुपए की तरफ तेजी से, वो 20% के सर्किट की तैयारी है। तो गजब, क्या दौड़ लगा रहा है। और ये काम पिछले कुछ ही मिनटों में हुआ है सारा का सारा। जबरदस्त एक्शन। मोमेंट ऑफ द स्टॉक ऑफ द मोमेंट इज यस बैंक, 17%। वाह, बढ़िया स्टॉक है। 13-14 में लीजिए, 20-22 में बेचिए, फर्स्ट क्लास एंजॉय कीजिए। मतलब जो पैसा आपका एफडी में ना बने, वो अगर आप प्रॉपर टाइमिंग करके स्टॉक में लगा लें तो दोनों तरफ के आपके लिए बढ़िया एक्शन। और सबसे बढ़िया बात है, अफोर्डेबल शेयर है, आराम से लोग खरीद सकते हैं इस दाम में डिलीवरी लेकर, चिंता की बात नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग खबर, जो वो एक पहले पिछले हफ्ते एक नहर में एक जहाज फंस गया था, आपको याद होगा, स्वेज नहर में। क्या नाम था वो, कौन सा, एवरग्रीन नहीं, एवरगिवन, ये था जहाज का नाम। बहुत बड़ा जहाज था, वो फंस गया। और उसके बाद दीप बता रहे थे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरह का वहाँ लंबा चौड़ा जाम लगा है। लेकिन इस वीकेंड पे कुछ बड़ा एक्शन हुआ है और जाम खुलता हुआ नजर आ रहा है, पूरा खुल गया है। थोड़ा एक साइड से रास्ता खुला है। क्या कुछ हुआ है, सिचुएशन नॉर्मल हुई है कि नहीं हुई है, वरुण बताइए जरा, क्या हाल है स्वेज नहर के? अनिल जी, जाम खुल गया है और ये जो शिप है वो आगे निकल गया है सेल करके। तो मतलब जाम पूरी तरह से खुला है। हालांकि एक समय था करीब 350 वेसल के आसपास आजू बाजू फंसे हुए थे, लेकिन अब जाम खुला है तो राहत तो मिल गई है, इतना पक्का है। और साथ में ऐसा हुआ, हाई टाइड आया, इस चक्कर में पानी ज्यादा आया और वो फिर निकल गया, ऐसा भी कुछ हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा था। अनिल जी, ये तो मुझे नहीं पता, हुआ होगा ऐसा भी, लेकिन उसको निकाल दिया गया, ये एक राहत की खबर है। वो कैसे निकाला, खींच के हाई टाइड निकल गया बस। अच्छा, चलिए बढ़िया, फाइनली जाम खुला, वो बड़ी बात है। बंसल जी, इस वीकेंड पर आपने होली तो खेली नहीं, आराम ही कर रहे थे, बहुत सारे मीम्स भी इस पे बन रहे थे, आपने कुछ एंजॉय किए? कुछ ऐसा याद आता है आपको स्वेज नहर वाले इसमें जो जहाज फंसा उसमें लेकर? नहीं अनिल जी, काफी मीम्स आए अनिल जी, इस पे नहीं, मैं तो ओवरऑल अनिल जी सारा व्हाट्सएप अनिल जी एंजॉय करा है, तो काफी बने। और अनिल जी इसमें अनिल जी दिक्कत क्या हुई है, इस पे जो अनिल जी मीम्स बने हैं ना, वो ज्यादातर मीम्स बाहर से आए हैं, मतलब कि विदेशों से आए हैं, और उसकी जो अंग्रेजी थी अनिल जी कॉम्प्लेक्स थी, तो पूर्ण रूप से अनिल जी मैं ये एवरग्रीन शिप वाले, तो अनिल जी इसको मैं अच्छे से समझ नहीं पाया। ना, एक शुद्ध हिंदी में आया था और उसको पढ़ते मुझे आपकी बहुत याद आई बंसल जी इस वीकेंड पे। कुणाल जी आप भी गौर फरमाइएगा, वो जहाज आड़ा फंसा हुआ था ना, और उसमें बताया भी गया कि सारे जो क्रू मेंबर थे वो इंडियन थे। तो उसमें ये बताया कि भाई साइड में बैठ, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। मैंने कहा ऐसा डायलॉग बंसल जी लगा सकते हैं कुणाल जी के साथ कभी घूमने जाए तो अगर कुणाल जी आप बंसल जी को डिनर पे ले जाए और बंसल जी बाद में बोलेंगे कुणाल जी साइड में बैठो, गाड़ी आज आपका भाई चलाएगा, तो क्या ऐसी सिचुएशन फिर से बन सकती है? अनिल जी देखिए, बिल्कुल बंसल जी के साथ तो बिल्कुल संभव है अनिल जी। और अनिल जी मुझे लगता है इसमें हुआ भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, लेकिन जो भी हुआ मजेदार था और लोगों ने एंजॉय बहुत किया। फाइनली रास्ता खुलने के बाद ट्रैफिक पूरा क्लियर होता हुआ दिख रहा है, तो ये आपके लिए एक बड़ा डेवलपमेंट, जो सिचुएशन सामान्य होने की बात होती दिख रही है, और इसीलिए थोड़े थोड़े दुनिया भर में शिपिंग स्टॉक्स में फिर से जान लौटती हुई
नजर आई है। बाजार इस बीच मजबूती के साथ बने हुए हैं और कोई खास ऐसा आखिरी आधे घंटे में जब हम जा रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत या समस्या वाली बात है नहीं, मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और इस मजबूती में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब अपना योगदान देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां तगड़ा एक्शन होता दिख रहा है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज इस वक्त 1592 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये नीचे का सर्किट है, आपको लगेगा कि 44% ऊपर है, लेकिन हुआ ये है कि जहाँ खुलता है, जहाँ लिस्टिंग होती है, वहाँ से 20% ऊपर 20% नीचे का सर्किट होता है। तो वहाँ जहाँ खुला है वो था 1990 और वहाँ से 20% का सर्किट जो बनकर आया वो 1592 पर। तो लोअर सर्किट पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपके लिए। और इसीलिए आपको याद होगा हमारा यही कहना था कि आप 1900 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये स्टॉप लॉस ऐसे समय काम आता है। वैसे तो बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट मिले होंगे, 250 गुना जो भरा है, लेकिन फिर भी जिनको मिला है उनके लिए ये बड़ा डेवलपमेंट आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। नवीन फ्लोरिन वायदा कारोबार का नया स्टॉक और यहाँ पर बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। जरा विश्वेश जी, नवीन फ्लोरिन के चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखिए, 11% का बड़ा उछाल। देखिए मेरे हिसाब से अनिल जी 2700 के लेवल के ऊपर जा रहा है और आज के दिन में ही अगर आप देखेंगे तो 2400 2700 तो परसेंटेज गेन काफ़ी बड़ा है। लेकिन पिछले 3 अटेम्प्ट को देखें तो 2800 2820 तक जाता है और फिर वहां से वापस 2400 तक आता है। तो मेरे हिसाब से ये मोमेंटम में हम एक्सपेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि 2800 2820 तक जा सकता है। लेकिन ऑन द क्लोज अबाउट 2800 मेरे हिसाब से नया फ्रेश मूव शुरू होगा। तो अगर आप 2800 के टारगेट के लिए खरीदना चाहते हो तो मुझे लगता है 2690 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए और 2820 के ऊपर मुझे लगता है फ्रेश मूव शुरू होगा। ओके, तो नवीन फ्लोरिन 2800 के ऊपर जाने की तैयारी में। और आज सुबह किरण जी ने 10 की कमाई में इस पर रिकमेंडेशन भी दी थी। हालांकि किरण जी के टारगेट्स तो 3200 के थे, पोजिशनल बेसिस पे उन्होंने कहा 6 से 8 महीने के लिए खरीदिए। पर आज के इस सेशन में अगर आपने खरीदारी करी हो तो 10% से ज्यादा 11% के अब गेन्स आपको नवीन फ्लोरिन में आते हुए दिखे। जबरदस्त एक्शन में है ये स्टॉक। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर का कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल निफ्टी में तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला है। ये है और 14,800 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके ऊपर भी आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है दीप अभी भी बैंक निफ्टी में जगह है और यहाँ पे आप 34,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। 331 पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 172 का, 477 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 523 सेकंड टारगेट रहेगा। 477 523 ये दो टारगेट्स के लिए 34,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का लेकर चल सकते हैं। डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस है ज़रूर, और जब तक ये नहीं निकलता है फ्रेश मोमेंटम शायद बैंक निफ्टी में देखने ना मिले। मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि 34,000 के लेवल्स निकले और हमें 34,200 तक के लेवल्स इमीडिएटली देखने मिले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसीलिए खरीद कर चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय निफ्टी बैंक पर इस समय। और एक्शन बन रहा है और हम जो बात कर रहे थे रीबैलेंसिंग की, देखिए उसका भी एक्शन आते हुए दिख रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस पर नजर डालिए, कल से बैंक निफ्टी का हिस्सा होने वाला है। खरीदारी आती हुई दिख रही है और अच्छी वेटेज, 2% से ज्यादा की वेटेज इसको मिलने वाली है बैंक निफ्टी में। 7% का उछाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आते हुए और पिछले 15-20 मिनटों में ही यहां पर खरीदारी आपको आती हुई दिखी है। विश्वेश जी, प्योरली ऑन अ टेक्निकल बेसिस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अब कैसा लग रहा है? कैश में 1300 के ऊपर जाने की तैयारी में दिख रहा है, फ्यूचर्स में भी 1270 1272 के पास अभी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है 1300 और ये लास्ट 1.5 महीने में 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुका है लेकिन नहीं निकला है। आज क्लोजिंग बेसिस पे हाईएस्ट एवर क्लोज है एयू स्मॉल फाइनेंस का। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल 1300 के ऊपर में हम मोमेंटम देख सकते हैं, लेकिन अभी भी आज का जो वॉल्यूम है विच इज मच लार्जर देन द कंपेयर एवरेज वॉल्यूम, तो मुझे लगता है अगर कूल ऑफ आता है और 1270 1280 की रेंज में मिलता है तो फिर ऐड करिए, क्योंकि 1300 से अगर रिट्रेसमेंट आता है तो चांसेस हो सकते हैं। लेकिन 1300 के ऊपर टिक जाता है देन यू आर टॉकिंग अबाउट 1340 काइंड ऑफ अ लेवल। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से 1270 के स्टॉप लॉस से आप ऐड कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और अगर आपको वेट करना है तो मुझे लगता है 1280 तक का पुल बैक है, वहां पे बाय करिए।
ओके, तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बैंक निफ्टी का हिस्सा बन रहा है। थोड़ी रीबैलेंसिंग की वजह से भी फ्लोज आपको इस काउंटर में अभी आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी के पास कॉल तैयार है, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सडन लास्ट 15 मिनट्स में कैश के स्टॉक्स में सडन मोमेंटम आ रहा है। मैं येस बैंक को पकड़ने गया, तब तक उसके अंदर 5 से 10% का मूव आ गया। उसके बाद में एनएचपीसी को पकड़ने गया, उसके अंदर 4 से 5% का मूव देखते देखते ही आ गया। अभी ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। स्टॉक का नाम है SJVN। स्टॉक का भाव चल रहा है 26 रुपए 30 पैसे। ये स्टॉक के अंदर भी ऐसा ही मूव देखने को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कारण ये है 13 से 14 दिनों के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है। आज पहले ही दिन देखिए मूवमेंट आ गया, क्लास मूव आ रहा है एनएचपीसी के अंदर। जो मैंने 28 के टारगेट सोचे थे वो बात करते करते अचीव हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर एक सडन अपसाइड स्विंग देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। 28 का मेरा पहला टारगेट था, 30 का मेरा दूसरा टारगेट है। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एसजेवीएन में खरीदारी करनी है। पोजीशंस होल्ड करें जिन्होंने बाय कर रखा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। पहले मैंने स्टॉप लॉस सोचा था 25 रुपए के आसपास का, अब इसको रिवाइज करके 26 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। जिन्होंने पहले से बाय करके रखा है होल्ड करें। आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, आने वाले दिनों में स्टॉक एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए SJVN पर खरीदारी की राय। सुमित जी का फेवरेट स्टॉक है, SJVN ले लीजिए, NHPC ले लीजिए, NBCC ले लीजिए, सारे स्टॉक्स उन्हें पसंद है। और अब मूवमेंट में आ रहा है 7% का उछाल। कैश मार्केट्स में दमदार एक्शन। येस बैंक की अभी हम बात कर रहे थे, 20% का सर्किट येस बैंक में आपको लगते हुए दिख रहा है। डन फॉर द डे, बड़ी मूव आई है। वैसे देखें वैल्यू टर्म्स में तो 3 रुपए से कम की मूव है, बट परसेंटेज वाइज देखें 20% की मूव पिछले 10 मिनटों में येस बैंक पर आती हुई दिख रही है। सर्किट पर है स्टॉक। पर आखिरी 10 मिनट बाकी है ट्रेड के लिए। अनिल जी के पास चलेंगे फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। उससे पहले बैन से बेनिफिट, क्या इस सीरीज में कोई स्टॉक तैयार है? सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, पर क्या कोई स्टॉक तैयार है एंट्री के लिए? आइए चलते हैं बैन से बेनिफिट में आशीष के पास। आशीष, सीरीज तो अभी शुरू हुई है, पर क्या बदलाव हो सकते हैं वायदा कारोबार के बैन को लेकर? दीपांशु, स्टॉक है सेल, ये एंट्री हो सकती है स्टॉक की। 106% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। हमें याद होगा कि पिछले सीरीज में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरे टाइम पर ये स्टॉक जो है बैन में रहा था, और सीरीज के दूसरे दिन ही अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ने 95% के मार्क को क्रॉस कर दिया है। पूरी संभावना है कि पहला स्टॉक होगा अप्रैल सीरीज के लिए बैन में आने के लिए। ओके, तो पूरी सीरीज अभी शुरू हुई है और सेल यूजुअली हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सीरीज से बैन में ही बना हुआ है, और अब दूसरे दिन खत्म होने के बाद ही लगता है बैन में आ सकता है। तो सेल पर रखनी है नजर। फिलहाल 3-3.5% ऊपर है। आइए जय के पास चलते हैं जैकपॉट शेयर के लिए। बताएं जय। दीपांशु, फार्मा स्टॉक्स में तो बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है। इनफैक्ट मॉर्निंग से मैं 3 फार्मा स्टॉक दे चुका हूँ। डॉक्टर रेड्डी, बाद में टोरेंट फार्मा, दोनों के टारगेट्स हासिल हुए। एलेंबिक फार्मा, और अब जो दे रहा हूँ वो है बायोकॉन। बायोकॉन का 415 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं, जो करीब अभी 14 रुपीज़ 25 पैसे के आसपास मिल रहा है। तो 14 रुपये 15 पैसे, 14 रुपये 25 पैसे के रेंज में आप इसको खरीदिए। 415 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बायोकॉन का। इसमें जो फर्स्ट टारगेट दीप बन रहा है वो है 19.50 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 23 का। एंड स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आपको रखना है 11 रुपये 50 पैसे का। तो आप अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड निकल कर आ रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस में से बायोकॉन ने ब्रेकआउट दिया है, और जो हिसाब से निफ्टी फार्मा इंडेक्स ओवरऑल एक मोमेंटम में आ चुका है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही फार्मा स्टॉक्स अच्छा करेंगे, और बायोकॉन भी लगभग हमें 425 तक के लेवल स्पॉट में दिखा सकता है। तो इसीलिए बायोकॉन का कॉल ऑप्शन हम खरीद के चल सकते हैं। 415 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ओके, तो बायोकॉन पर कन्विक्शन आते हुए दिख रहा है। वागले साहब ने अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी की राय दी 425 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। जय को भी अब पसंद आ रहा है। कॉल ऑप्शन के जरिए आप बायोकॉन पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आखिरी कुछ मिनट ट्रेड के लिए जल्दी चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए।
अनिल जी, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है ग्लोबल मार्केट्स में। 33,100 पर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेगा। पिछले अगर 3 दिनों में एक्शन देखें 600 साढ़े 600 पॉइंट्स की तेजी रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स जरूर सुस्ती दिखा रहे हैं, आधे % की गिरावट। यूरोप के बाजार में बढ़िया एक्शन है। जर्मनी के बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कच्चा तेल भी ब्रेंट $65 के थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, आधे % की सुस्ती के साथ। बट ग्लोबल क्यूज तो पॉजिटिव ही है सर, बताएं क्या करके जाए। तेजी की पोजीशन जो है उसे होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाजार बढ़िया क्लोजिंग दे रहे हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि डन फॉर द डे, आप देखिए 14,875, वहाँ से आखिरी 1 घंटे में बाजार उसको पार नहीं कर पाया और 34,000 को पार नहीं कर पाया बैंक निफ्टी पर भी। तो बैंक निफ्टी पर 33,850 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन उतनी दमदार नहीं जितनी आपको चाहिए। 34,000 के ऊपर की ज़्यादा बेहतर होती है निफ्टी पर, लेकिन 14,800 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब भी निफ्टी पर 14,950, 15,050 तक की रेंज की जाने की जगह है, यानी कि यहाँ से 100 से 200 पॉइंट की जगह अभी भी है। तो ऐसे में आप अपनी तेजी की पोजीशन बनाए रखें। चाहें तो हेजिंग के लिहाज से 14,700 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए और 33,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर जाएं। और बाकी इंट्राडे में आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बुक कर लें। जैसा कि राय आपको 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में दी भी थी कि वापस से आपको एक एंट्री का मौका मिल सकता है, क्योंकि 2 दिनों से अमेरिकी बाजार काफ़ी तेजी में है और ग्लोबली 2-3 चीज़ें जो उठापटक वाली हो रही है उसके चलते हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर कल आपको एक बढ़िया मौका नीचे के लेवल पर मिले तो वापस आप एंट्री कर सकते हैं। तो जो है स्टेटस को बनाए रखें। ओके, स्टेटस को बनाए रखें। लॉन्ग पोजीशन है, रिस्क के हिसाब से होल्ड करें, चाहे मुनाफा बुक कर लीजिए या फिर हेज जरूर क्रिएट करें अपनी पोजीशन का। बढ़िया तेजी रही है, पर जैसा अनिल जी ने कहा अब थोड़ा मुनाफा वसूली का भी वक्त है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा वहां पर आप मुनाफा बुक कर सकते हैं। पर आज रुपए में हुई है भारी गिरावट। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं डॉलर लगातार पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथन हो रहा है और आज रुपए में भारी गिरावट एज अ रिजल्ट आपको आते हुए दिखे। 88 पैसे की गिरावट आई है रुपए में, 1.25%, 73.40 के लेवल्स पर रुपया आपको आज आते हुए दिखा है। तो तेज गिरावट आज एक ही दिन में रुपए में आती हुई दिखी है। बंसल जी, कोई टेक्निकल लेवल से रुपए के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक दिन में 88 पैसे की गिरावट दिखी है। देखिए दीपांशु, ये 71, 72 के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है और वो लेवल्स नहीं टूट रहे हैं, तो उन्हीं पे एक्चुअल में नजर रखनी चाहिए। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बट फिर दोबारा से ऊपर से एक करेक्शन देखने को मिली थी। तो एज ऑफ नाउ 72 के अराउंड के जो लेवल्स हैं उसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, तो 72 एक रेजिस्टेंस का लेवल है, वहां से फिर गेन नहीं कर पा रहा है और वहां से आज एक शार्प रिवर्सल आपने देखा है। 34 पैसे नीचे खुला था सुबह, बट वहां से बिकवाली और बढ़ी है। 1.25% की गिरावट आज रुपए में आती हुई दिखी है। पर एक स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन है, अभी हम एयू स्मॉल फाइनेंस की बात कर रहे थे, 10% का स्पाइक ऑलमोस्ट आया था कैश में, अब आपको 15% का स्पाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिख रहा है। बैंक निफ्टी की रीबैलेंसिंग है, तो खरीदारी उस हिसाब से आ रही है फंड्स की तरफ से जो बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन सेट करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर रखिए नजर, जबरदस्त एक्शन उस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। नवीन फ्लोरिन 11-11.25%, ये भी ऊपर है। किरण जी ने आज सुबह 10 की कमाई में रेकमेंड किया था। पर एक और स्टॉक जो आज सुबह 10 की कमाई में रेकमेंड हुआ था और वहां पर जबरदस्त तेजी आई है, मेट्रोपोलिस। जय, आपसे जानना चाहूंगा, सुबह 10 की कमाई में आप बात करके गए थे, 2320 के लेवल्स पर की बात करी थी आपने ऑन अ पोजिशनल बेसिस। 2280 का तो हाई आज ही इसने बना दिया। कोई रिवाइज लेवल्स मेट्रोपोलिस के लिए? वेल दीपांशु, बिल्कुल 2150 के आसपास रेकमेंड किया था जब ये 2-3% अब था। अब तो ये ऑलमोस्ट 8+% का तेजी हमें देखने मिला। मेट्रोपोलिस में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया था दीप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 2320 तो इसका फर्स्ट टारगेट है जो इंटैक्ट है, जिसे होल्ड करना है पोजिशनली वो होल्ड कर सकते हैं, जिन्हें इंट्राडे प्रॉफिट बुक करना है वो कर भी सकते हैं। पोजिशनली 2320 का तो टारगेट बन रहा है, वो लेवल्स अगर निकलते हैं दीप, तो ये जो इसकी रेंज रही है दीपांशु 1850 से लेके 2320 की रही है, तो आप मानिए कि लगभग आपको 450 पॉइंट की एक रेंज देखने मिली थी, वो रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो 2320 के ऊपर ये स्टॉक लगभग 2700 प्लस के लेवल्स भी दिखाएगा। सो उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है देन डेफिनेटली और ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय। मेट्रोपोलिस पर नजर रखिए इस काउंटर पर। इन्फो एज, जरा इस पर भी नजर डालिए। पिछले कुछ मिनटों में काफी तेज वॉलेटिलिटी यहाँ पर आपको दिख रही है, उतार चढ़ाव काफी तेज हो रहा है। वैसे तो आपको 5% नीचे दिखेगा ये स्टॉक, पर निचले स्तरों से अगर आप देखें तो 3-3.5% की पिछले 5 मिनटों में ही रिकवरी भी आपको आती हुई दिखी है। लॉकडाउन के डर है या फिर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने का डर बनते हुए दिख रहा है, और इसलिए इन्फो एज, वैसे तो जोमेटो को अगर आप देखें तो डिलीवरी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा नई रेस्ट्रिक्शंस का, पर फिर भी काफी तेज उतार
चढ़ाव चल रहा है। विश्वेश जी, क्या चल रहा है इन्फो एज की चार्ट में? शार्प फॉल और उसके बाद थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा है काउंटर इस समय। देखिए दीपांशु, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि 4000 का स्तर बहुत ही अच्छा स्तर है, क्योंकि स्टॉक 5600 जाके आया है, क्वालिटी आईटी स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि 4000 के आसपास बनता है तो वापस अक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है 3 महीने के साइडवेज टू पुल बैक के बाद शायद स्टॉक में वापस उछाल आ सकता है। तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ पर नौकरी पे, लेकिन 4000 के आसपास खरीदने की सलाह होगी, ये लेवल पे नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक इन्फो एज का सवाल है। पर मेटल्स में आज बढ़िया एक्शन रहा है। और अनिल जी, एक मेटल स्टॉक जो हमेशा आपके रेडार पर रहता है सर, वेदांता, डेज हाई पर ये काउंटर क्लोज होते हुए दिख रहा है इस समय 230 के लेवल्स पर। आज भी अच्छी तेजी रही है और ओपन ऑफर में तो हम बात भी कर रहे थे कि टेंडर करने की जरूरत नहीं है, यहां से तो और आपको अपसाइड दिखेगी। ओपन ऑफर के प्राइस के करीब ही स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू बनता है वेदांता पर, डेज हाई पर सर इस समय? दीप, आपको याद होगा 3 दिन पहले 220-21 के आसपास स्टॉक था, तब हम ये कह रहे थे कि ये बहुत क्लियर कट बहुत अच्छा आर्बिट्राज है, आप 220-21 में खरीदिए, 235 में आपके लिए कम से कम 75-80% का रेशियो तो आएगा ही एक्सेप्टेंस का। 50% तो सामने दिख रहा है। सारे के सारे लोग तो देने वाले हैं नहीं, और हम तो रिटेल इन्वेस्टर को ये कह भी रहे थे कि आप आराम से रखिए। और अगर तो 3 दिन में आपके लिए 10 रुपये एकदम क्लियर कट बन रहे हैं। आप देखिए 220-21 में अगर आपने खरीदा तो 230-31 का दाम होता दिख रहा है। तो मेरा ये समझना है कि जब आप सोचिए, अगर टॉप मैनेजमेंट 17-17.5% स्टेक खरीदने को तैयार है 235 पर, तो फिर स्टॉक के लिए जैसे ओपन ऑफर खत्म होगा, मेरे ख्याल से 5 अप्रैल से ओपन ऑफर खुलने की तैयारी, 3 या 5 अप्रैल की डेट है जहां से ओपन ऑफर खुलेगा, या सॉरी खुला हुआ है, 7 अप्रैल को बंद होगा। 7 अप्रैल को बंद होगा, तो अब से लेकर 7 अप्रैल तक तो ये नीचे जाने वाला है नहीं, क्योंकि आपके लिए ओपन ऑफर का कुशन है। उसके बाद में देखते हैं मार्केट कैसे क्या रहता है। तो जिन लोगों के पास है अभी भी होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो 235 रुपये के ओपन ऑफर में टेंडर कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म व्यू है, और जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो तो बिल्कुल प्रमोटर के साथ रहें। अगर प्रमोटर ऑलरेडी 235 रुपये में खरीद रहे हैं तो फिर आपको बेचने की जल्दी क्या है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल दिमाग में लगाएं, अपने शेयरों को अपने पास रखें, किसी को ना दें, सिंपल। बिल्कुल सर, तो अपने शेयर को अपने पास ही रखेंगे, किसी को ना देंगे। अनिल जी ने तो कहा भी है, डीलिस्टिंग के टाइम भी कहा था, ओपन ऑफर के समय भी कह रहे हैं, होल्ड करिए, भरोसा रखिए काउंटर पर। दमदार एक्शन बाजार में 2 दिनों में निफ्टी पर 500 से ज्यादा अंकों का उछाल आपको आते हुए दिखा है, और आज एक्शन को लीड करा है मेटल स्टॉक्स ने, पर उससे आगे थे यूपीएल। 7.5-8% की तेजी यूपीएल में आपको आज आते हुए दिखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील बढ़िया खरीदारी। आईटी स्टॉक से बढ़िया भरोसा में आपको आज आते हुए दिखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील बढ़िया खरीदारी। आईटी स्टॉक से बढ़िया भरोसा मिला है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी सभी में अच्छी खरीदारी। एचडीएफसी बैंक यहां पर खरीदारी दिखी। एचयूएल यहां पर अच्छा एक्शन आज दिखा, साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड। तो इन दिग्गज शेयर्स में खरीदारी की वजह से बाजार को सहारा मिला। आईटीसी ने भी पार्टिसिपेट करा, 2% की तेजी। एलएनटी भी 2% ऊपर आपको आते हुए दिखा है। सिर्फ और सिर्फ 4 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए, और माइनर फॉल। हिंडाल्को टॉप लूजर था और इसमें देखिए 0.5% की भी गिरावट नहीं रही। तो ये आपको दिखा रहा है कि बाजार में बढ़िया स्ट्रेंथ आज के दिन आपको देखने को मिली है। अप्रैल सीरीज का दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी जबरदस्त तेजी में रहे काफी सारे स्टॉक्स। वायदा कारोबार में 11% का उछाल नवीन फ्लोरिन पर आपको आते हुए दिखा। एम्फेसिस 8% ऊपर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कल बैंक निफ्टी का हिस्सा बनने से पहले आज 0.8% ऊपर रहा ये स्टॉक। इंडस टावर सुबह से ही तेजी में रहा, 6.5% ऊपर बंद हुआ। कोफोर्ज फिर से खरीदारी इस पर आती हुई। दीपक नाइट्राइट यहां पर एक्शन भरपूर दिखा। बायोकॉन लंबे समय बाद इस काउंटर से पार्टिसिपेशन दिखा। एल्केम लेबोरेटरीज, कमिंस, श्री सीमेंट, डिवीज लेबोरेटरीज, बॉश, नेस्ले, कैडिला, इन सभी स्टॉक्स पर आपको जबरदस्त तेजी का माहौल दिखा। इन्फो एज 4.5% की गिरावट, आखिरी 5-10 मिनट काफी वॉलेटाइल रहे। एमएनएम फाइनेंस पर दबाव। बंधन बैंक यहां पर प्रेशर आपको बनते हुए दिखा। आरबीएल बैंक, मन्नापुरम, मुथूट, एमएनएम, इन सभी स्टॉक्स ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। फेडरल बैंक यहां पर भी हल्का सा दबाव आपको दिखा, 0.5% नीचे क्लोज हुआ। नजारा टेक आज का डेब्यू, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी गेन के साथ क्लोज होते हुए दिखेगा नजारा, पर वैसे 20% का सर्किट है। लिस्टिंग प्राइस से अगर आप देखें तो वहां से 20% की गिरावट के साथ ही ये काउंटर बंद हुआ है। अन्य रीसेंट लिस्टिंग वाले स्टॉक्स भी देखें तो प्रेशर के साथ ही बंद हुए। अनुपम रसायन, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, इन सभी स्टॉक्स पर आपको हल्का सा दबाव आज दिखा है। मेट्रोपोलिस, कैश यूनिवर्स से बढ़िया एक्शन इस काउंटर पर दिखा, और बाकी जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं वहां पर भी अच्छी तेजी का ही माहौल रहा। तो अनिल जी, 1100 पॉइंट्स की तेजी सेंसेक्स पर, वापस 50,000 के ऊपर।
14,850 के बेहद करीब निफ्टी की क्लोजिंग और बैंक निफ्टी पर भी सर 550 अंकों का उछाल पर जो आप लेवल बोल रहे थे वो क्रॉस नहीं करा बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में। कल के लिए किस तरह का मौका बनता है उससे? दीपा, क्लोजिंग तो अच्छी हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं। स्पेशली बैंक निफ्टी में बहुत ही बेहतरीन हुई है। बैंक निफ्टी में जरूर 33,850 के आसपास की क्लोजिंग बुरी नहीं है, 34,000 के ऊपर की होती तो और भी अच्छी होती, लेकिन फिर भी बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा भी साथ देंगे तो मजबूत खुलेंगे और कमज़ोर हुए तो गिरकर फिर बढ़ेंगे। एटलीस्ट ये तो अभी दिख रहा है। फिर देखते हैं आज एफआईज की खरीदारी के आंकड़े किस तरह के दमदार आते हैं। आइए तब तक मैं आपको बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बता दूं। कोरोना के बढ़ते हुए मामले फिर से चिंताएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन याद कीजिए यही वक्त पिछले साल का जब लॉकडाउन लग चुका था, टेस्टिंग ट्रेसिंग ये सब बढ़ रही थी, कोरोना के रोकने को लेकर सारे के सारे उपाय चल रहे थे, लोग बातचीत कर रहे थे, सरकार लगी हुई थी, लोग सावधान भी थे, सतर्क थे, सजग थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ है नहीं, एकदम लोग लापरवाह है, बेपरवाह है, कॉन्फिडेंट हैं, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं। इसका मतलब खास साफ है कि लॉकडाउन तो उपाय है नहीं। तो फिर ऐसे में कोरोना के बढ़ते हुए मामले थमेंगे कैसे? और जिन राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहाँ सरकार के पास कोई प्लान है, आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी है, या फिर भगवान भरोसे है? इसी पर करेंगे आज बातचीत। हमारे साथ होंगे 3 खास मेहमान। डॉक्टर NK अरोरा, चीफ नेशनल टास्क फोर्स ICMR, डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स, और डॉक्टर गौतम भंसाली, मेंबर महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स। शाम 5 बजे जुड़ेंगे ये सारे महानुभाव हमारे साथ। आप भी देखिएगा कोरोना बेलगाम कहाँ है प्लान, शाम 5 बजे का ये विशेष शो। अपनी राय, अपने सवाल रखिए, हैशटैग आपकी खबर आपका फायदा का इस्तेमाल करके। 1 अप्रैल आमतौर पर 1 अप्रैल अप्रैल फुल के लिए मानी जाती है, और ये मानकर चलिए कि अप्रैल फुल होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो सैलरीड हैं, जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और जिनकी महीने के महीने सैलरी आती है, क्योंकि आपके सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ जरूरी और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब आपकी जो हर महीने आप जो है ना कटा के जो सैलरी जेब में आती है ना आपके बैंक अकाउंट में, वो होने वाली है कम, मंथली सैलरी कम हो जाएगी। क्यों? वो इसलिए कि PF हुआ या फिर ग्रेच्युटी हुआ, इसमें आपके पैसे ज़्यादा कटेंगे, और इसकी वजह है कि एक नया वेज कोड आया है, न्यू वेज कोड, जिससे आपकी नेट टेक होम सैलरी जो कहते हैं ना, हर महीने आपकी सैलरी जो आ रही है वो हो जाएगी कम। अब इसकी क्या गणित है, क्यों कम होगी, आप पर क्या असर होगा, और आप सारी कंपनियों को इसकी क्या तैयारी करनी होगी, क्या इससे बचा जा सकता है? अगर आपको मतलब लगता है कि भाई मेरे तो 25 तारीख 20 तारीख तक आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं, 27-28 में तो बिल्कुल खाली, ऐसे में अगर नेट टेक होम सैलरी कम होगी तो महीना कैसे निकलेगा? तो फिर ये शाम वाला शो जरूर देखिएगा 6:26 पर मनी गुरु का विशेष शो। वेतन का नया नियम, मंथली सैलरी होगी कम। हमारे साथ 2 टैक्स एक्सपर्ट होंगे, वैद जैन साहब ICAI के पूर्व प्रेसिडेंट, और टैक्स एक्सपर्ट राज चावला साहब, जो बताएंगे कि इस समस्या से सैलरी क्लास लोग कैसे निपटें। और रात 7:56 यानी कि 8 बजे इंडिया 360 में आज होंगे हमारे लिए कुछ खास मुद्दे। बंगाल में चुनाव का माहौल है, बंगाल के चुनाव में जो घमासान मचा है उस पर एक ताज़ा रिपोर्ट होगी। कोरोना को लेकर जो महाराष्ट्र में अपडेट है उस पर बड़ा होगा। लॉकडाउन का काउंटडाउन, क्या 2 या 3 अप्रैल से लॉकडाउन लग सकता है, इस पर होगा। नंदीग्राम में घमासान पर भी होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि 1 अप्रैल के बाद अगर आपने कोई ऑटो डेबिट करने के लिए, जैसे कि आपकी पानी का बिल हुआ, बिजली का बिल हुआ, गैस का बिल हुआ, कोई EMI हुई आपके क्रेडिट कार्ड की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने ऑटो डेबिट में दे रखी है, तो आपका ऑटो डेबिट रुक सकता है, अटक सकता है, और आपको जो इंस्टॉलमेंट भरनी है, आप तो सोच के बैठा रहे मैं तो बोल चुका हूँ बैंक को अपने आप डेबिट हो जाएगा, बैलेंस भी है, शायद ऐसा ना हो। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, शायद ऐसा ना हो। तो इसलिए आपका ऑटो डेबिट अटक सकता है, रुक सकता है। इस पर यह विशेष खबर और पूरा का पूरा विश्लेषण जरूर देखिएगा रात 8 बजे। आप भी अपनी राय भेजिए, हैशटैग #ZeeIndia360, और अपनी राय के साथ हमारे शो का हिस्सा आप बन सकते हैं। तो ये है कुछ विशेष शो, और इस विशेष शो के साथ ही एक और विशेष शो का ऐलान मैं कर दूं। आपको बता दिया जाए कि दर्शकों की हमारी भारी फरमाइश पर पिछले हफ्ते हमने मस्ती की पाठशाला की थी, होली विशेषांक, और इस हफ्ते और एक और मस्ती की पाठशाला का विशेषांक आने की तैयारी में, जिसकी आप तैयारी कर दें, और बिल्कुल भी जरा भी आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स फील न करें, क्योंकि इस वीकेंड पर शुक्रवार तो छुट्टी है और 1 अप्रैल आने वाला है। वैसे 1 अप्रैल से आपका सीधा सीधा कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि देश दुनिया पूरे अप्रैल फुल डे मनाती है, लेकिन फिर भी हम मस्ती की पाठशाला में ये दिन आप सबके साथ मनाएंगे ज़रूर। तो इसकी आप तैयारी रखिएगा।
कल सुबह मैं आपके लिए इस टॉपिक का खुलासा करूंगा कि इस बार मस्ती की पाठशाला में हमारे एक्सपर्ट्स अप्रैल फुल डे 1 अप्रैल को कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा इस मस्ती की पाठशाला का टॉपिक, उसकी तैयारी रखिए। तो कल मस्ती की पाठशाला के लिए आपके लिए टॉपिक का ऐलान होगा। हाँ, एक और चीज़ बता दूं, मस्ती की पाठशाला गुरुवार को 3:30 बजे होगी, एक्सपायरी के ठीक बाद। शुक्रवार को है बाजार बंद, तो गुरुवार को तैयारी रखें, मस्ती की पाठशाला की आपके लिए तैयारी है। तो ये सारा का सारा एक्शन। फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है। चोपड़ा साहब, नितिन जी, कुणाल जी, राकेश जी, दिल्ली के चारों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुंबई के महानुभाव हमारे सुमित जी, वागले साहब और जय ठक्कर साहब, आप सबका, और विश्वेश जी, आप चारों महानुभावों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।